Hello everyone, this side Ashish. Hope you are doing well. Today we are going to start the part 4 of the training series over ISO 22163 Railway Quality Management System. Hope you are attending my training videos of earlier parts and as requested over ISO 9000, 9004 and 9001 as a sequential manner to build the knowledge in the correct way and uh, for the fundamentals and effective way to build the competency in yourself as well as which is fruitful for your organization and in whichever company you are working for. So this is part 4 going to be. In the part 3 we covered the clause 7 support and the initial clauses of the operation clause 8. My slide is visible to you. We are going to continue here from the operation clause 8.3. We in the last part of training video part 3, which is we covered the clause 7 support. In that we covered competence, um, awareness, communication, documented information, and the operation clause we covered 8.1 operation planning and control. In that we covered tender management, project management, configuration management and change control, as well as we covered 8.2 in the part 3 training video, requirements for products and services. In that we covered the subclauses customer communication, determining the requirements related to products and services, review of requirements related to product and services, change to requirements for product and services, and requirements for product and services. So these things we covered in the part 3 video over ISO 22163 2023 version of this standard of railway quality management system. So please attend my training video. This is very uh, unique of its kind and based over the expertise and the competency I gained from different multidisciplinary uh, system working, different organizations globally. So this is the thing. और आप डाउनलोड इस वीडियो को ट्रांसलेट भी कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। सबटाइटल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आप किसी भी कंट्री में आप हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस की आपकी नॉलेज है तो सबटाइटल के बेसिस पे आप इस ट्रेनिंग को समझ सकते हो, सीख सकते हो इससे चीज़ें और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पार्ट 4। आपको यहाँ मेरी स्लाइड विजुअल है ऑपरेशन क्लॉज की, जो कि 8.3 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 8.3 क्लॉज है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्ट की बात जब होती है, सर्विसेज की बात होती है, तो हमें एज अ सप्लाई चेन देखना होता है, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, उसका एंड प्रोडक्ट या एंड सर्विसेज हो सकती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज बाय डिफरेंट प्रोसेसेस बाय डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। और एट द लास्ट जो हम कस्टमर को देते हैं, मतलब थ्रू अ सप्लाई चेन, जब हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़े सप्लाई चेन की हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो मिलकर हम एक जो ओवरऑल जो हम रिजर्वेशन बुक करते हैं, हम रेलवे के थ्रू जर्नी करते हैं, वो मेट्रो हो, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे अदर फॉर्म्स हो रेलवे के। तो वो जो हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े सप्लाई चेन के थ्रू हमें सर्विस मिलती है। तो डिफरेंट स्टेजन पे, डिफरेंट प्रोसेसेस पे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाइज हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह से देखना है, उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं 10 हो, 20 हो, 30 हो। जितने भी स्टेजेस हैं ये 20, 20 या 30
तो डिफरेंट स्टेजेस पे हम उसको एज अ प्रोडक्ट काउंट करते हैं, सर्विसेज काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस से होकर जब वो प्रोडक्ट डेवलप होता है, बनता है, तो प्रोडक्ट काउंट करता है। फिर वो सेकंड प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को समझना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज हम देखते हैं उसको, वो तो एक है ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लेकिन वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लॉज को देखना है, जो कि 8.3 है ISO 22163 का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को आप समझ चुके हो, जो मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी। के अंदर जो क्लॉज है अपना 8.3 के अंदर, पहले जो रिक्वायरमेंट है जनरल की, इसके अंदर 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है। फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी की बात है, आइडेंटिफाई की बात है, रिस्क असेस की बात है, प्लानिंग की बात है, इनपुट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, आउटपुट्स हैं, चेंज हैं, आर्किटेक्चर इंटरफेस है, रैम्स की बात है, एलसीसी की बात है, आईसी 62278 की बात है। यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं जनरल क्लॉज को, जो कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के अंदर पहला सब क्लॉज है। जैसे मैंने बताया था कि 9001 की ट्रेनिंग इसेंशियल है, 9000 जो स्टैंडर्ड है, 9004 स्टैंडर्ड है, वो इसेंशियल है। जब भी आप ISO 22163 को इनिशिएट करें, ट्रेनिंग देखना मेरी, या फिर आप जब भी इस पे वर्क स्टार्ट करें, क्योंकि वो फंडामेंटल्स हैं और उसके बिना आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो जब तक आपको उन स्टैंडर्ड्स की अच्छी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन होते हैं। 9001 में फंडामेंटल्स हैं, वॉकबिलरी हैं, मैनेजमेंट सिस्टम के, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको वॉकबिलरी है उसको समझना। उसके बाद ही आप एक फाउंडेशन डेवलप कर सकते हो और आगे एक अच्छे रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आते हैं हम। तो इसके अंदर 8.3 के अंदर जनरल क्लॉज है। 8.3.1 में पहली जो रिक्वायरमेंट है 9001 2015 का रेफरेंस है, तो ये एज इट इज़ जो मेरी ट्रेनिंग में मैंने वहाँ बताया 9001 की, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। और अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, वो एज इट इज़ लेनी है। जब भी आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करोगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करोगे। फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात आती है, इसके एडिशनल, इसका एक सब क्लॉज है ISO 22163 के अंदर, जो है 8.3.1.1। इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज की बात की गई है कि न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे फोकस ये है, जब भी कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ओवर द ट्रेंड्स, बेस्ड ओवर द मार्केट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ओवर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ओवर द सेफ्टी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, उसको इंक्लूड करना है। उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 9001 में जो रिक्वायरमेंट दी है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, उसमें एक प्रोसेस के लिए बोला है स्टैंडर्ड ने कि एक आपके पास प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो आप डील करो। आप उसमें गाइडेंस दो, क्या क्या आपको चीज़ें फुलफिल करनी है, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए जो टीम वर्क करेगी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। ये प्रोसेस होना चाहिए और उसी प्रोसेस में हमें न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ऐड करनी है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए बात कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि कॉम्पिटेंस को बनाए रखने की, बनाने के लिए, सस्टेन सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ये एक बेटरमेंट के लिए, एडवांटेज के लिए जो आइडेंटिफाई करना है न्यू टेक्नोलॉजी,
वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह का कोई ट्रेंड हो, जो चीज़ें मैंने बताई जहाँ से आपको न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिलता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको वो यूज़ करना है। तो ये जो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई पॉइंट है, इसको आप जो आपका प्रोसेस है डिज़ाइन डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड है, तो इस पे जो चीज़ें हैं आप डेवलपमेंट के अंदर अपने प्रोसेस के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है न्यू टेक्नोलॉजी का, उसको ऐड कर सकते हो। उसके लिए गाइडलाइन की क्या चीज़ें यूटिलाइज करनी है, कैसे उसके रिस्पेक्ट में नॉलेज बिल्ड करनी है। और फर्दर हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए उसमें हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या गाइडलाइंस होगी कंपनी के द्वारा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसको डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ जब भी हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, तो हमें रिस्क एनालिसिस करनी है, रिस्क असेसमेंट करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कंपेयर करने के लिए कि उस पर्टिकुलरली न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या इफ़ेक्ट आने वाला है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सर्विसेज के ऊपर। उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी है, जिसके लिए स्टैंडर्ड एफएमईए की बात करता है, जो कि एक टेक्निक है रिस्क असेसमेंट की। तो आप एफएमईए कर सकते हो और प्रॉपरली जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको समझना ज़रूरी है एफएमईए करने से पहले। तो उसके लिए स्टैंडर्ड है ISO 31000 की। मेरी ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में चैनल की, उसको अटेंड करिए और इन डेप्थ उसको समझ के आप टेक्निक जो एफएमईए की है वो अप्लाई करिए। इस ट्रेनिंग के बाद मैं एफएमईए के ऊपर एफएमईसीए के ऊपर एक ट्रेनिंग वीडियो बनाऊंगा बेस्ड ओवर द स्टैंडर्ड्स, जिससे कि आप एफएमईए और एफएमईसीए को इन डेप्थ समझ सकोगे ISO 31000 के कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें बोलता है कि आपको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस होगा उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसमें पहली जो बात है प्लानिंग आपको देनी है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके। इनपुट्स क्या होंगे उसको ऐड करना है प्रोसेस के अंदर। कंट्रोल्स क्या होंगे उसको ऐड करना है। आउटपुट्स क्या होंगे उसको ऐड करना है। और चेंजेस अगर कोई आपको इन फ्यूचर या फिर किसी भी स्टेज में करने की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये बेसिकली ये जो 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल रहा है प्लानिंग, इनपुट, कंट्रोल, आउटपुट और चेंज की। ये फ्रेमवर्क है जो कि इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को के लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होगी उतना ही हमारा जो ऑपरेशन होगा एज अ कंप्लीट थिंग वो उतना इफिशिएंट, इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनेगा। और जो हमारी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उसको उतने अच्छे तरीके से हम एड्रेस कर पाएंगे। जो हमारा विजन है, मिशन है, पॉलिसीज़ हैं, वो हमारी उतनी अच्छी तरीके से हम सस्टेनेबल जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 5 जो हमने डिस्कस किए फ्रेमवर्क के। ये अभी हम आगे वाले आने वाले क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे इन पांचों फ्रेमवर्क के पॉइंट्स को डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है आर्किटेक्चर की, कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर की बात करता है कि जो प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर है उसको ध्यान में रखना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को जब भी हम बात करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब आप फंडामेंटल समझिए। आर्किटेक्चर हम लोग नॉर्मली समझते हैं इंटीरियर इंटीरियर आर्किटेक्चर समझते हैं कि एक घर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं उसको ज़्यादा लाइवली बनाने के लिए, ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, ज़्यादा एयरी बनाने के लिए, ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा गोल है वो रेलवे के रिस्पेक्ट में, रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, वो है क्वालिटी और
सेफ्टी, क्योंकि क्वालिटी का मतलब, सेफ्टी का मतलब तो आप समझ सकते होंगे कि एंड यूजर सेफ्टी है। ठीक है, क्वालिटी का जो मीनिंग होता है, जो ISO 9001 में दिया हुआ है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी जो है वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिस भी चीज़ के लिए हम बात करेंगे उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्वालिटी में डिफाइन होती है। तो ये जो दो गोल्स हैं रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने की, क्वालिटी एंड सेफ्टी, इसके रिस्पेक्ट में हमें आर्किटेक्चर को देखना है प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके। और आर्किटेक्चर का ये मतलब है कि जो ओवरऑल इंटीग्रिटी होगी क्वालिटी और सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, उसको हमें एड्रेस करना है, उसको हमें ध्यान में रखना है जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें। और साथ ही साथ जब हम आर्किटेक्चर के बारे में सोचेंगे, चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, तो जो इंटरफेसेस की बात है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें साथ में लेके इंटीग्रेट करना है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फाइनल सर्विसेज डेवलप करने के लिए, जो इंटरफेसेस होगा उनका, जो उनका कनेक्शन होगा, जो उनका एसोसिएशन होगा, असेंबली होगी, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर और इंटरफेसेस का भी हमें ध्यान में रखना है जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट पोर्शन होता है जब भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिज़ाइन एंड डेवलप करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ ही साथ उसकी क्वालिटी सेफ्टी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एश्योर करने के साथ ही साथ जो उसका इंटरफेस है, उसका आर्किटेक्चर है, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरे सर्विसेज के साथ कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, बेटर तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है, असेंबल हो सकता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है जो हमें ध्यान में रखनी है प्रोसेस में होनी चाहिए, वो है रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी की बात। और साथ ही साथ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात भी हमें प्रोसेस के रिस्पेक्ट में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो इवेलुएट करनी है इन सब पॉइंट्स को। तो रिलायबिलिटी की बात ये है कि प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो उसका एंड यूज़ है वो उसके रिस्पेक्ट में जो उसके नीड्स इंटेंडेड यूज़ है उसको वो फुलफिल करता हुआ हो। ठीक है, या फिर जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है वो उसको सस्टेन करे और उस अकॉर्डिंग उसके आउटकम्स उस प्रोडक्ट से वो आउटपुट हमें मिल सके। सेकंड बात है अवेलेबिलिटी की, कि वो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो एट अ टाइम जब हम वो प्रेजेंट रहे, मतलब जब हम उसको यूज़ करें तो वो उसके लिए जो उसका हम उससे आउटपुट लें वो उसके लिए तैयार है, वो आउटपुट जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल सके। मेंटेनेबिलिटी की बात ये है कि उसको जो हमें प्रिजर्व के रख के रखना है, उसके लिए जो प्री मेंटेनेंस है या फिर उसका जो ओवरऑल कंडीशनिंग है वो क्या होगा, इस चीज़ के बारे में बात करता है। और सेफ्टी के बारे में है एंड यूज़र सेफ्टी, मतलब उसे किसी तरह का सेफ्टी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी की है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया था टर्म्स एंड डेफिनेशंस में। तो वहाँ पे आपने समझा होगा इसको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात है कि एक इफ़िशिएंट सिस्टम बनाने के लिए, इफ़िशिएंट कॉस्ट डेवलप करने के लिए मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, और किस तरह से प्रोडक्ट में हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, जो एक प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, एक सर्विस को मेंटेन करने के लिए और टाइम पीरियड हम किस तरह से उसको मिनिमम बना सकते हैं कि कॉस्ट के मैनर में ज़्यादा इफ़िशिएंट, ज़्यादा सेविंग मैनर में बना सकते हैं। उसका भी हमें ध्यान रखना है जब हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस की गाइडलाइंस को डेवलप करें। चीज़ के लिए भी
क्या मैनेजमेंट होगा, क्या रिव्यू करना हमें, किस तरह से हम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे और इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, ये प्रोसेस के अंदर हमारे होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम पर्टिकुलरली सेफ्टी की बात करते हैं अ, या फिर रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली IC 62278 की बात करता है कि आप उसको यूटिलाइज करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, के जो कि रैम्स का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ इसमें 3 स्टैंडर्ड्स और हैं इसके सब पार्ट्स में, जो आने वाले समय में मैं एक ट्रेनिंग के थ्रू ब्रीफ करूँगा IC 62278 को, जो कि इम्पॉर्टेंट है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए और इंटरफेसेस के लिए। हम बात करते हैं रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये हमारा पहला जनरल क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया 8.3 के अंदर, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं जो कि है डिज़ाइन एंड डेवलप प्लानिंग, जो मैंने फ्रेमवर्क की बात करी थी 5 में पहला पॉइंट है जो कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग है। ये 8.3.2 क्लॉज है। तो यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हो, इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, तो पहला इसके अंदर रेफरेंस हमें ISO 9001 2015 का मिलता है। इसके बाद सब क्लॉज में हमें रिक्वायरमेंट मिलती है सप्लीमेंटल की, उसके अंदर मैंने कीवर्ड लिया है स्टेजेस कंट्रोल, उसके अंदर कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव्स, आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट डैश प्रोसेस, के अंदर है रिव्यू डैश वेरिफिकेशन डैश वैलिडेशन एंड देन रिकॉर्ड्स। फिर स्टेज कंट्रोल्स के बाद रिकमेंडेशन मैंने सेकंड हेडिंग ली है, उसमें है QA मेथड, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल मैच्योरिटी। तो अब हम प्लानिंग की बात करेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया, ये पहला फ्रेमवर्क है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, जो हम प्रोसेस डेवलप करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके 8.3.2। तो इसके अंदर भी ISO 9000 में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। और ISO 22163 के रिस्पेक्ट में फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, जो कि है 8.3.2.1 के अंदर, इसमें सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी है प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। तो जो रिक्वायरमेंट 9001 की है वो तो आपको अप्लाई करनी है, और साथ ही साथ ये जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, उसको आपके अपने RQMS के अंदर डालनी है। तो प्रोसेस जो हम बनाए थे, हमने जो इन पहले में जनरल में डिस्कस किया प्रोसेस के बारे में, उसी प्रोसेस के थ्रू जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस करना है। और जो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, उस जो भी रिक्वायरमेंट्स मैं बताऊंगा अभी ट्रेनिंग के में आगे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को इसी प्रोसेस में हमें ऐड करना है। उसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस, उसके रिस्पेक्ट में जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, कंट्रोल्स हैं, ठीक है, रिव्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रोसेस के अंदर बिल्ड करनी है, बनानी है, उस प्रोसेस को इस तरह से डेवलप करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो बात है प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, वो स्टैंडर्ड स्टेजेस एंड कंट्रोल की बात करता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती हैं कि हमने एक स्टेज में ये डिज़ाइन किया, और फिर नेक्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में कुछ और डेवलप किया, थर्ड स्टेज में कुछ और डेवलप किया, फोर्थ स्टेज में कुछ और डेवलप किया। तो इस इन स्टेजेस को हमें एड्रेस करना है प्लानिंग के थ्रू, कि हमारा हर स्टेज में क्या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी है, और हम उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट्स थी वो न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए थी, या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में,
उसको वो स्टेज फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम पहले स्टेजेस डिफाइन करेंगे, हमारे कितने स्टेजेस में जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो बन के तैयार होगा, और उन स्टेजेस में जितने भी हमने n नंबर ऑफ स्टेजेस बनाए, उसको वो n स्टेजेस में कैसे कंट्रोल करेंगे, जो उनका प्रॉपर डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, वो चीज़। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें कहता है स्टैंडर्ड, जो हमने स्टेज एंड कंट्रोल की बात करी, तो पहली चीज है कि जैसे मैंने बताया कि हर स्टेज का ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ आर्किटेक्चर क्या होगा, यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करता है स्टैंडर्ड, कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। तो आर्किटेक्चर मैंने समझाया आपको, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो n नंबर स्टेजेस में हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इससे हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है वो बन के तैयार होगा। तो पहला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, जो स्टेजेस का है वो डिफाइन करना है प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। सेकंड जो है वो आर्किटेक्चर डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या, आर्किटेक्चर क्या होगा। नेक्स्ट जो बात आती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। कॉन्फ़िगरेशन हमने रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस की थी, जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट डिस्कस कर थे। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, डिफरेंट स्टेजेस के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का जो आर्किटेक्चर है, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, ब्रेकडाउन, उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन की नीड है, वो हम कैसे अचीव करेंगे, और वो क्या चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करना। ये चीज़ें भी हमें अपने प्लानिंग के रिस्पेक्ट में एड्रेस करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने, पहले हमने, हमारे पास प्रोडक्ट था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है या फिर सर्विस डेवलप करनी है। सेकंड हमने बात करी आर्किटेक्चर की, रैम्स की। ठीक है, और फिर हमने बात करी प्रोजेक्ट प्रोसेस स्टेज ऑब्जेक्टिव की। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात है, जो प्रोसेस में हमें ऐड करनी है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पढ़ा था अभी ट्रेनिंग के थ्रू प्रीवियस क्लास में 8.1 में, 8.2 में ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर, वो सेम चीज़ें जो बताई थी, वहाँ में उसके, यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें हमें ऐड करनी है स्टेजेस और कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो है रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। जो ये बेसिकली रिव्यू, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो जैसे मैंने कंपोनेंट की बात की थी, सब सिस्टम की बात की थी, सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करी थी। तो ये जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर का डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेजेस पे हमें चीज़ों को रिव्यू करना है, वेरिफिकेशन करना है और वैलिडेशन करना है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन में बताया था, क्या मीनिंग होती है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का और रिव्यू का। तो रिव्यू जो है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में चीज़ों का हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर स्टेजेस और कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, वो है किसी तरह का स्पेशल प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे हैं स्टेजेस एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, सर्विसेज के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, वो जो स्पेशल प्रोसेसेस हैं उनका भी हमें डिज़ाइन, रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पेशल प्रोसेसेस के लिए डिज़ाइन, रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बात कर रहा है, कि जो भी चीज़ें हम स्पेशल प्रोसेस यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, उस तरह के स्पेशल प्रोसेसेस का भी हमें डिज़ाइन, रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है, जिससे कि जो हमारा एंड गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके, वो फुलफिल हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लान की बात करता है, कि हमारे पास क्वालिटी प्लान होना चाहिए,
जब हम स्टेजेस और कंट्रोल को की बात करें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके, किस किस जगह पे हमें क्या क्या चीज़ें गवर्न करनी है, क्या ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होगा, जिसके थ्रू जो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, जिसको हमने आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक डाउन किया था और स्टेज वाइज हमने चीज़ों को डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड कुछ स्टेजेस की बात करता है, डिज़ाइन स्टेजेस के बारे में रेफरेंस में देता है कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन और फाइनल डिज़ाइन की बात करता है। ये हमारे स्टेजेस हैं, स्टेज वाइज हम प्रोग्रेस करते हैं जब भी हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की बात होती है पहले, फिर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन की बात होती है, फिर फाइनल डिज़ाइन की बात होती है। तो इन स्टेजेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होना चाहिए। में हमें रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है चीज़ों को लेके, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं डिफरेंट स्टेजेस के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड के रिकमेंडेशन है। ये जो भी चीज़ें हमने बात करी वो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड का, ISO 22163 का। लेकिन अभी कुछ रिकमेंडेशन है शुड में कंसीडर करने के लिए। स्टैंडर्ड कहता है जब भी हम स्टेजेस एंड कंट्रोल की बात करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके, तो उसमें पहली चीज़ें हैं क्वालिटी एश्योरेंस मेथड की, कि हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस मेथड होना चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्टेजेस को लेके। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि एक प्रोएक्टिव मैनर में, प्रिवेंटिव मैनर में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट स्टेजेस में वो फुलफिल कर सकें हम। सेकंड बात आती है टेक्निकल रिक्वायरमेंट की, अ, कि हम जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और उसको जो हम स्टेजेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये कंट्रोल करने की बात भी हमारी क्वालिटी एश्योरेंस से निकल के आती है। जब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मैच करने की बात है, कंट्रोल करने की बात है, क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू जो हम रिव्यू करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे और इससे जो मॉनिटरिंग ओवरऑल निकल के आएगी, उसी के थ्रू हम मैच कर सकते हैं जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है डिफरेंट स्टेजेस में। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो है ऑपरेशनल मैच्योरिटी को लेके, उसके कंट्रोल को लेके क्या मेथड हमें यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ भी जो ऑपरेशनल मैच्योरिटी की है, तो ये एक हमारा ऑपरेशनल मैच्योरिटी का टर्म यूज़ होता है कि जो रेडीनेस है, जो ऑब्जेक्टिव थे उसको फुलफिल करना, और जो गोल है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसको सेटिस्फाई करना। तो इस चीज़ को भी हम जब हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस मेथड होता है उसको अप्लाई करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू, तब हमारी जो ऑपरेशनल मैच्योरिटी है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि हमारी ऑपरेशनल मैच्योरिटी हम सेटिस्फैक्ट्री फुलफिल कर रहे हैं या हमने अचीव कर ली है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो हमने प्रोसेस डेवलप किया था उसके थ्रू हमने मेंटेन की है, कंफर्म की है, और हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड बिल्ड करते हैं वहाँ पे कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारी हो, चाहे ऑपरेशनल मैच्योरिटी हो, उसको हमने अच्छी तरीके से एड्रेस कर लिया है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वहीं से निकल के आती हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में कुछ नोट्स हैं जो कि ऑपरेशनल मैच्योरिटी के रिस्पेक्ट पे हैं, कि अगर जैसे हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, टेक्निकल रिक्वायरमेंट की, तो उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आती हैं। जब हम ऑपरेशनल मैच्योरिटी की बात करेंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें कंफर्म करनी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो फुलफिल करता हो डिफरेंट स्टेजेस में, साथ ही साथ जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको भी वो फुलफिल करता हो।
का ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे ऑपरेशनल मैच्योरिटी की। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना है, कंफर्म करना है। इसके बाद स्पेशल प्रोसेस की बात है कि स्पेशल प्रोसेस यहाँ पे टर्म यूज़ करता है कि स्पेशल प्रोसेस है, तो उसके भी हमें रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करने हैं। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे हमारे कुछ एक्सटर्नल इंजीनियरिंग का हम किसी पार्टी का हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज में जब हम किसी एडिशनल पार्टी को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये एज ए स्पेशल प्रोसेस हमें काउंट करना है जब भी इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व करें। और ये जो स्पेशल प्रोसेस होंगे इनको हमें थ्रू रिस्क असेसमेंट हमारा के ऊपर भी होना चाहिए, जो उनको इन्वॉल्व करने का हमारा सिनेरियो है, रिक्वायरमेंट है, उसको भी हमें रिस्क असेसमेंट के थ्रू इस तरीके से थॉरोली एड्रेस करना है, मैनेज करना है। उसके बाद ही अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर उनको इन्वॉल्व करना है। इसके साथ ही अभी हम जो नेक्स्ट क्लॉजेस आएंगे उसमें एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज की बात करेंगे। तो ये जो स्पेशल प्रोसेसेस हैं इनको भी हमें जो हमारा एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज का क्लॉज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू एड्रेस करना है। तो ये चीज़ें थी हमारी जो हमने बात करी प्लानिंग के रिस्पेक्ट में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। और इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो बात है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की। रेड कलर से आप देख सकते हो, इसके अंदर है ISO 9001 2015, फिर है सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट, इसमें है रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी, QA एंड QC रिक्वायरमेंट और प्रिजर्वेशन। तो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स की बात करते हैं। इसका क्लॉज नंबर 8.3.3 है। इसमें जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसमें ISO 9001 2015 को लेना है, ISO 22163 कहता है एज इट इज़। वहाँ से जो स्टैंडर्ड है मैंने बताया है अपनी ट्रेनिंग में, उसको अप्लाई करना अपने RQMS में। एडिशनली यहाँ पे 8.3.3.1 क्लॉज है सप्लीमेंटल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट के रिस्पेक्ट में। उसमें दो चीज़ें कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। पहली तो है जो रिक्वायरमेंट हमने 8.2.2 में डिस्कस की थी, जो कि डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थी। हमने प्रीवियस पार्ट 3 में डिस्कस की थी, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है इनपुट के रिस्पेक्ट में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके। और सेकंड जो बात यहाँ पे है वो है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की बात कहते हैं तो हमारा जो सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रिव्यूज हैं, वैलिडेशन है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशनल मैच्योरिटी है, आर्किटेक्चर की हमने जो बात की थी, वो सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए और ट्रेसेबल होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमें मेंटेन करना है, इस तरह का सिस्टम डेवलप करना है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हों। जब भी हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखें या फिर हम कोई भी चीज़ ऑपरेशनल मैच्योरिटी को लेके चीज़ों को रिव्यू वैलिडेट करें, तो हमारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, हमें एक प्रॉपर ट्रेसिबिलिटी मिल सके। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें एड्रेस करना है चीज़ों को, जो भी हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का इनपुट का पार्ट होगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके। ये चीज़ें थी जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है ISO 22163 की। इसके एडिशनली स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें शुड में कहता है जो कि रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जब आप आईरिस सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो ये जो रिकमेंडेशन है ये आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को बेटर कराने के लिए। और जो आपका बेसिकली लेवल है सर्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में आईरिस के,
वहाँ पे आपको इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं। तो जो कंसीडर के पॉइंट्स हैं शोट में दिए हुए हैं स्टैंडर्ड में, तो मैंने अभी तक सारे पार्ट्स की ट्रेनिंग में बताया है और आगे आगे भी बताता रहूँगा। तो इनको आपको कंसीडर करेंगे, तो ये आपको हेल्प करते हैं बेटर लेवलिंग के लिए आईएस सर्टिफिकेशन के अंदर। तो हमने आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी की बात कर ली। अब यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की बात है कि उसके अंदर रिकमेंडेशन क्या दिया है स्टैंडर्ड ने ISO 22163 के। तो यहाँ पे है टेस्टिंग रिक्वायरमेंट की बात है और साथ ही में प्रोडक्शन की बात है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हो और जब आप उसको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के स्टेज में आगे लेके जाते हो, तो आपको किसी ना किसी फैसिलिटी की ज़रूरत होती है जिससे आप प्रोटोटाइप डेवलप कर सको, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन डेवलप कर सको। तो उस प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कैटेगराइज करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ कोई स्पेशल प्रोसेस आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में भी आपको कुछ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है डिफरेंट स्टेजेस वाइज। इस तरह के जो प्रोडक्शन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है, कैटेगराइज करना है अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलरली इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही साथ जो हमारा हमने क्वालिटी एश्योरेंस की बात करी थी प्रीवियस क्लास में, जब हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, तो हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो ये टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, वो रूटीन वे में हो, ये ज़रूरी है। तभी वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हम कंफर्म कर सकते हैं और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्म कर सकते हैं कि उसको मैच कर रही हैं और जो ऑपरेशनल मैच्योरिटी है वो फुलफिल कर रही है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में। ये टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है और वो रूटीनली फॉलो हो, इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना है और एड्रेस करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा उसका डिफरेंट स्टेजेस में जो भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज का, साथ ही साथ जो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, इसको भी हमें एड्रेस करना है। ठीक है, और जो भी इसके लिए रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, एबिलिटी हो क्या होना चाहिए फैसिलिटी का, इन चीज़ों को भी हमें कैटेगराइज करके हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट के रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस है हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमें ऐड करना है। के साथ ही साथ बात आती है जो रिकमेंडेशन का नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट के रिस्पेक्ट में, वो है प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट का। तो प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रिजर्वेशन जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो हर चीज़ के लिए होता है। जैसे आप प्रोटोटाइप बना रहे हो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जो प्रोटोटाइप है उसका भी प्रिजर्वेशन है। कंपोनेंट्स का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया, उसकी आपने प्रोडक्शन की है तो उसका भी प्रिजर्वेशन है। आपने सब असेंबलीज बनाई हैं, उसका भी प्रिजर्वेशन है। जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है उसका भी प्रिजर्वेशन है। जो आप टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो टेस्टिंग के लिए, उसका ही प्रिजर्वेशन है। तो जो स्पेशल कंडीशन है प्रिजर्वेशन की, इन सब चीज़ों को लेके उसको भी हमें कैटेगराइज करना है और एड्रेस करना है जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की बात करेंगे। इससे जो ओवरऑल फिजिबिलिटी है चीज़ों की वो फुलफिल हो सके और इंश्योर हो सके। तो यहाँ तक थी अपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की बात, आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया आपको। फिर नेक्स्ट बात आती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की। इसके अंदर जो इनिशियल ये है वो ISO 9000 2015 की है। फिर फर्स्ट सब क्लॉज है सप्लीमेंटल का, उसके अंदर मैंने कीवर्ड लिए हैं फंक्शनल ब्रेकडाउन, ऑपरेशनल मैच्योरिटी, क्वालिटी एश्योरेंस मेथड। फिर नेक्स्ट में सब सब क्लॉज है डिज़ाइन रिव्यू, डिफाइन प्रोग्रेशंस, पार्टिसिपेंट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी। फिर
नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है डिजाइन वेरिफिकेशन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट सब क्लॉज है डिजाइन वैलिडेशन, इंटेंडेड यूज, प्रायर। उसके नेक्स्ट सब क्लॉज है डिजाइन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, टेस्ट रिक्वायरमेंट। मैंने पीसीआर हेडिंग ली है। अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इसके अंदर कीवर्ड है डिफाइन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स, कंडीशंस, प्रोडक्ट रिसोर्सेज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पैरामीटर्स, टेस्ट मेथड्स, परफॉर्मेंस, कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन और क्राइटेरिया मेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने बात कर ली डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की, और उसके पहले हमने बात की थी प्लानिंग की। फिर हम उससे पहले हमने जनरल की बात की थी। उसके जनरल में हमने सप्लीमेंट को समझा था। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा एक पर्टिकुलर क्लॉज जो है 8.3.4 है, जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की बात कहता है। इसमें जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है 8.3.4 जो ISO 9001 का है, वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करना है अपने RQMS के रिस्पेक्ट में। जो भी हमने चीज़ें मैंने ISO 9001 की ट्रेनिंग में बताई हैं, वो अपना यहाँ पे अपने ISO 22163 के रिस्पेक्ट में अप्लाई करनी है। तो उसके आगे चलते हैं हम, क्योंकि मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि आपने वो ट्रेनिंग अटेंड की है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की बात है। नेक्स्ट जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो 8.3.4.1 क्लॉज है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो कंट्रोल करना है उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि हमें अब कंट्रोल अप्लाई करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर। और जब हम कंट्रोल करने की बात करेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड तीन चीज़ें कहता है। एक पहला है फंक्शनल बैकग्राउंड, सेकंड है ऑपरेशनल मैच्योरिटी और तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस मेथड का। जब हम फंक्शनल ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो जो हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात की थी, एक प्रोडक्ट को डिफरेंट आर्किटेक्चर के फॉर्म में हमने ब्रेकडाउन की बात की थी। उससे हमें रेफरेंस लेना है फंक्शनल ब्रेकडाउन के बारे में हमने कंपोनेंट की बात की थी, सब असेंबली की बात की थी और फाइनल असेंबली की बात की थी। जो डिफरेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शनल बैकग्राउंड को हमें कंट्रोल करना है डिफरेंट स्टेजेस वाइज, इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड बात आती है ऑपरेशनल मैच्योरिटी की। ऑपरेशनल मैच्योरिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन की और फाइनल डिज़ाइन की। तो ये जो इन स्टेजेस हैं कॉन्सेप्चुअल, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिज़ाइन की, ये एक ऑपरेशनल मैच्योरिटी को दिखाते हैं स्टेज वाइज। तो इसको हमें कंट्रोल करना है डिफरेंट स्टेजेस में। और थर्ड जो है क्वालिटी एश्योरेंस मेथड के रिस्पेक्ट में है। इसमें हमने बात की थी क्वालिटी कंट्रोल की, टेस्टिंग की, प्रोडक्शन सिस्टम की, फैसिलिटी की। तो ये चीज़ें भी हमें क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करनी है और इसके प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाने हैं, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मेथड के रिस्पेक्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को। साथ ही साथ ऑपरेशनल मैच्योरिटी के रिस्पेक्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब हम बात करेंगे डिज़ाइन डेवलपमेंट को कंट्रोल करने की। और नेक्स्ट जो फंक्शनल ब्रेकडाउन था हमारा, उसके रिस्पेक्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कंट्रोल के रिस्पेक्ट में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे फंक्शनल ब्रेकडाउन, ऑपरेशनल मैच्योरिटी और क्वालिटी एश्योरेंस मेथड को किस तरह से कंसीडर करना है कंट्रोल को लेके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो जो हमारा प्रोसेस होगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, जो हमने इनिशियली बात की थी 8.3 के अंदर हमने स्टार्ट किया था एक क्लॉज, उस प्रोसेस के अंदर इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो डिज़ाइन रिव्यू की है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए बात करता है कि जब भी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे
तो हमारे पास क्राइटेरिया होनी चाहिए जो हमें डिफाइन करनी है, जिसको हमें रिव्यू करेंगे उस डिज़ाइन को और ऑथराइज करेंगे, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करेंगे डिज़ाइन के अंदर। तो हमने स्टेजेस की बात की थी डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में, डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हर डिज़ाइन के जो भी स्टेजेस हैं, उसके अंदर एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए हमारे पास प्री आइडेंटिफाई क्राइटेरिया होने चाहिए, जिसको हमें रिव्यू करना है, ऑथराइज करना है, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि हमारा ये स्टेज का जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, और उसको ऑथराइज करेंगे। ये जो क्राइटेरिया है वो चेकलिस्ट के फॉर्म में हो सकती है, रूल्स के फॉर्म में हो सकती है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो बात आती है कि जब रिव्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8.3.4.2 के अंदर, तो ये भी डिफाइन करना है, जैसे हमने ऑथराइजेशन की बात करी, तो ऑथराइजेशन करने में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन परमानेंट पार्टिसिपेंट होगा, जो मैंडेटरी होंगे उनको अटेंड करना है इस रिव्यू को, और साथ ही साथ कौन से ऑप्शनल पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो डिज़ाइन को रिव्यू करेंगे स्टेज प्रोग्रेशन के लेवल पे। इस चीज़ को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रोसेस के अंदर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेके हमें मेंशन करना है। इसके साथ ही ध्यान रखना है, जो हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेंट की, जो पार्टिसिपेंट्स हों, हमने ये तो कंफर्म किया कि कौन से मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल है पार्टिसिपेंट डिज़ाइन को रिव्यू करने के लिए। तो जो ये मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल है, उसका हमें एक और चीज़ इसमें करनी है, जो पार्टिसिपेंट होंगे वो ऑथराइज्ड हों, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो ऑथराइजेशन दे सकते हैं, उनके थ्रू ये जो पार्टिसिपेंट है उनका ऑथराइजेशन किया हो, जिससे कि जो उनका पार्टिसिपेशन है वो एक ऑथराइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट हो सके, और चीज़ें जो ISO 22163 कहता है कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ठीक है, जिससे किसी तरह का कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस, इम्पार्शलिटी लॉस ना फेस करना पड़े। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर चीज़ ऑथराइज्ड मैनर में हो, ठीक है, और एक प्री डिफाइंड मैनर में, डिसाइसिव मैनर में हो, इस जिससे किसी फर्दर किसी तरह का रिस्क ना जनरेट हो, जो हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड एक रिकमेंडेशन की बात करता है कि जब भी आप रिव्यू करने के लिए जाएं डिज़ाइन को, तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करें। डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट लेवल हैं, उनको इन्वॉल्व करें जब भी आप रिव्यू के लिए जाएं, और वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसमें आपके कुछ रैम्स की हमने बात करी थी प्रीवियस क्लास में, उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज के कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करें ये जब हम डिज़ाइन रिव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। के साथ ही जो हमारा डिज़ाइन रिव्यू है वो एज अ इनपुट वर्क कर सकता है, जो हमने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करी थी प्रोजेक्ट फेस रिव्यू की। तो जो फेस रिव्यू था वहाँ उस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें ये एज अ इनपुट लेना है, ठीक है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वे में हो सके। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा जो डिज़ाइन है रिव्यू, वो एज इनपुट हमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कंडीशनल है प्रोजेक्ट का, जहाँ पे एप्लीकेबल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इस चीज़ को हमें लेना है, इस डिज़ाइन रिव्यू को उसमें एज ए इनपुट करना है। तो ये हमारा डिज़ाइन रिव्यू की बात थी। नेक्स्ट जो बात है डिज़ाइन वेरिफिकेशन की, ये पर्टिकुलरली 8.3.4.3 क्लॉज है ISO 22163 के अंदर। इसमें इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी वो वेरीफाई की गई हों, इस चीज़ को हमें कंफर्म करना है।
तो मैंने वेरिफिकेशन के बारे में बताया था, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता हुआ हो, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं उस चीज़ को हमें कंफर्म करना है, इंश्योर करना है। उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारा जो निकल के आता है उसमें स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल्स देता है, जैसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की, कैलकुलेशंस की, मॉकअप एंड डिज़ाइन अकम्पेइंग टेस्ट की। इन सब चीज़ों का यूटिलाइज करके जो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी उसे हमें कंफर्म करना है डिज़ाइन वेरिफिकेशन के थ्रू कि वो फुलफिल हो गई हों, वेरीफाई हो गई हों, इस चीज़ को इंश्योर करना है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने प्रोसेस के अंदर जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है ऐड करना है और कैटेगराइज करना है कि हम कौन कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज़ करेंगे जब भी हम डिज़ाइन वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या एक्सपर्टाइज चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर्स चाहिए, कैलकुलेशंस होंगे तो कौन कैलकुलेशंस करेगा और कैलकुलेशन का क्या डेटा जनरेट करना है वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, और या फिर मॉकअप या फिर डिज़ाइन अकम्पेइंग टेस्ट होंगे के रिस्पेक्ट में हमें क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं डिफरेंट स्टेजेस वाइज डिज़ाइन वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक अपना डिज़ाइन वेरिफिकेशन की बात थी। नेक्स्ट जो बात आती है डिज़ाइन वैलिडेशन की, ये पर्टिकुलरली 8.3.4.4 क्लॉज है ISO 22163 के अंदर। इसमें जो चीज़ें करनी है कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमने वेरीफाई की थी वो उसको फर्दर वैलिडेट करनी है। वैलिडेशन का मैंने मीनिंग बताया था कि जब हम रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं इस फॉर्म में कि जो इंटेंडेड यूज़ है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज का वो फुलफिल कर सके, तो वहाँ पे हम वैलिडेशन टर्म यूज़ करते हैं। तो जो इंटेंडेड यूज़ है उसके रिस्पेक्ट में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की उसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जिससे इंटेंडेड यूज़ है उसको वो फुलफिल कर रहा हो, तब हम जाके वैलिडेशन इंश्योर कर सकेंगे। तो इस चीज़ को हमें करना है और ये जो वैलिडेशन है इसका ध्यान रखना है कि ये पहले किया जाए, प्रायर मैनर में हो, जब भी हम डिलीवरी की बात करें प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, कमीशनिंग की बात करें उससे पहले हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग है वो मेंटेन रहे वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में, जब तक हमारा जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की या फिर हैंडओवर है वो नहीं हो जाता है कस्टमर के पास, या जो कमीशनिंग है वो नहीं हुई कंप्लीट हो जाती है। तो ये मॉनिटरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक वो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर अप्लीकेबल है प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके, जैसा भी हमने एग्री किया है कस्टमर के साथ, उसके उसके रिस्पेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें फुलफिल करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वैलिडेशन हमेशा तभी होता है जब हम इंश्योर करते हैं हैंडओवर से पहले कि जो प्रोडक्ट हमारा जो उसका इंटेंडेड यूज़ है उसको फुलफिल करता हुआ है और जो रिक्वायरमेंट थी वो वैलिडेटेड है इंटेंडेड यूज़ के रिस्पेक्ट में। और वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें कॉमनली यूज़ होती हैं वो क्वालिफिकेशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी टाइप टेस्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल टेस्ट की बात करते हैं। ये बेसिकली एक वैलिडेशन टेक्निक्स हैं इसके थ्रू हम वैलिडेशन को एक्सक्यूट करते हैं और अ, जो वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट है उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, प्रोडक्ट अप्रूवल टेस्ट है, इन टेक्निक्स का यूज़ करके हमें वैलिडेशन को इंश्योर करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक हमारी डिज़ाइन वैलिडेशन की बात थी। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है 8.3.4.5 क्लॉज में डिज़ाइन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेस्ट रिक्वायरमेंट की बात है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लॉज में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में
डिफरेंट टेस्ट की बात की थी, तो उसके कंटिन्यूएशन में ही यहाँ पे टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि प्लान, कंट्रोल और रिव्यू करने के लिए जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में है। हम उसको कैसे प्लान करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे उस टेस्ट को और कैसे रिव्यू करेंगे, उसकी सारी डिटेल हमें देनी है जब भी हम टेस्टिंग के लिए जाएं। तो टेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, टेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, टेस्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए और कैसे हम उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। और उसमें हमें डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टेस्ट कंडीशंस क्या हैं, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में, किस प्रोडक्ट का टेस्ट करना है, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं टेस्ट के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स हमें क्या रिकॉर्ड करने हैं टेस्टिंग के दौरान या फिर टेस्टिंग को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, जो रिजल्ट है उसको वायबल बनाने के लिए वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होंगे, पैरामीटर्स हमें क्या रिकॉर्ड करने हैं उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट मेथड क्या होंगे जिसके थ्रू हम टेस्टिंग को ऑपरेट करेंगे, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है टेस्टिंग के समय। ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है जब भी हम किसी भी टेस्टिंग को अप्लाई करें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये चीज़ें आप बेटर समझना चाहते हैं तो मेरा ISO/IC 17025 का ट्रेनिंग वीडियो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि टेस्टिंग कॉम्पिटेंसी की जब बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी होती है एक प्रॉपर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ें अभी तक स्टैंडर्ड ने बताई टेस्टिंग रिस्पेक्ट में जो हमें आइडेंटिफाई करनी है जब हम प्लान, कंट्रोल और रिव्यू की बात करेंगे, PCR की जो मैंने मेंशन कर रखा है अपने PPT में। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें इंश्योर करनी है कि जो भी टेस्ट के लिए सैंपल हम सबमिट करें एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, वो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में हो। इसको हमें कंफर्म करना है कि सही प्रोडक्ट ही टेस्ट के लिए जाए और उसको हम रिकॉर्ड करें कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन के रिस्पेक्ट में कि हमने प्रोडक्ट की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी एज अ बेसलाइन, हमने जो जिस पे टेस्ट परफॉर्म किया था, जिससे हम उस टेस्ट रिजल्ट का, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली थी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का, उसका फर्दर यूटिलाइजेशन कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, वो गेट रिव्यू हो सकता है, पीस रिव्यू हो सकता है उसके अंदर। और नेक्स्ट जो बात है कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट करे, टेस्टिंग के थ्रू हमें ये इंश्योर करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में टेस्ट रिक्वायरमेंट जब हम बात करेंगे तो हमें इंश्योर करनी है। तो जब हम प्रोसेस डेवलप करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, तो इन चीज़ों के लिए क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे, सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है और अपने प्रोसेस के अंदर की डिटेल देनी है जिससे वो उसको अच्छी तरीके से कंपनी के अंदर आपके फॉलो किया जा सके। जब भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए आपकी कंपनी का जो पार्ट है, जो डेजिग्नेटेड टीम है के लिए जाती है। तो यहाँ तक हमारी जो बात थी डिज़ाइन वेरिफिकेशन वैलिडेशन टेस्ट रिक्वायरमेंट की, वो हमने कर ली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर ही क्लॉज है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट की बात यहाँ पे हम करेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट में जो पॉइंट्स हैं, पहला है ISO 9000 और 2015 की रिक्वायरमेंट है। सब क्लॉज नेक्स्ट है सप्लीमेंटल, इसके अंदर है इनपुट्स वेरीफाइड अप्रूव्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ट्रेसेबिलिटी, डिज़ाइन अप्रूवल,
एस्केलेशन रूल्स, प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन, तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो अब हमने प्लानिंग की बात कर ली, इनपुट की बात कर ली, कंट्रोल की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वो आउटपुट की है कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट से जो आउटपुट निकल के आएंगे उसमें क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी है, मेंटेन करनी है, और हमारे पास क्या गाइडलाइन होनी चाहिए हमारी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर। तो ये 8.3.5 क्लॉज है ISO 22163 का। इसके अंदर जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 और 2015 की है, वो एज इट इज़ आपको अप्लाई करनी है अपने RQMS के अंदर ISO 22163 के रिस्पेक्ट में। एडिशनली जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड में रेलवे के, वो 8.3.5.1 के अंदर है। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड जो इंश्योर करने के लिए चीज़ें बताता है, एडिशनली जो 9000 में दी हुई है रिक्वायरमेंट, उसके अलावा कि रिलीज से पहले जो आउटपुट्स हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का, उनको वेरीफाई कर लेना है और वो अप्रूव के फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे जब भी हम जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट है उसको रिलीज़ करें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये स्टेज वाइज हो सकते हैं। प्रीलिमिनरी की हमने बात करी थी और कॉन्सेप्चुअल की बात करी थी, फाइनल स्टेज की बात करी थी। वो फेसेस में अलग अलग रिलीज हो सकते हैं, या फिर हमने कंपोनेंट की बात करी थी, सब असेंबली की बात करी थी, असेंबली की बात करी थी। तो वो तीन तरह के डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, में हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे रिलीज करते हैं प्रोडक्ट को। तो ये जो स्टेजेस हैं उस स्टेज पे हमें ध्यान रखना है, जो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट आया है डिफरेंट स्टेजेस पे, वो वेरीफाई किया गया हो और उसके बाद ही वो अप्रूव किया गया हो और तब जाके उसको रिलीज किया जाए। साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन है उसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, जो इनपुट्स थे उसके रिस्पेक्ट में। तो जो हमने रिक्वायरमेंट्स लिए थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस करी थी, एज अ इनपुट हमने जो यूज़ किया था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो इनपुट के जो पॉइंट्स थे उसको हमें वेरीफाई करना है, कंपेयर करना है जो भी हमारे आउटपुट आए हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे इस दौरान आउटपुट के रिस्पेक्ट में, जो भी इनपुट के रिस्पेक्ट में हमारा आउटपुट आया है, तो जो भी रिकॉर्ड होंगे उन्हें हमें वेरीफाई कर लेना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल देता है, जैसे कि ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ आउटपुट में डाटा हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी प्रीवियस क्लॉजेस में डिलीवरेबल्स की। तो प्रोडक्ट मतलब जो हम कंपोनेंट है, सब असेंबली है, असेंबली है, वो खुद में ही वो सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, यूज़ करते हैं, या उससे हम जो सर्विसेज लेना चाहते हैं उसका जो एंड यूज़ है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसे भी हमें कंफर्म कर लेना है, जिससे कि जो एप्लीकेशन है आउटपुट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में वो इंश्योर हो सके। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस मैनुअल्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमें कंफर्म कर लेना है, इंश्योर कर लेना है, आउटपुट में ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे पास हों। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी है, ISO 22163 कहता है जब भी हम आउटपुट की बात करते हैं। सेकंड जो रिकमेंडेशन की कुछ बात है, रिकमेंडेशन देता है स्टैंडर्ड जो हमें फुलफिल करना है, उसमें है ट्रेसिबिलिटी की बात है कि जो आउटपुट हमें मिले वो ट्रेसेबल हो, उसके आउटपुट के वो इनपुट से ट्रेसेबल हो, इसको हमें मेंटेन करना है, इंश्योर करना है, जैसे जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, अप्रूवल है, वो जस्टिफाइड हो और सही तरीके से
किया जा सके। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें रिकमेंडेशन में कि इसने अप्रूव किया है उसका जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो डिफाइन करनी है, साथ ही साथ जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो डिफाइन करना है आउटपुट के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो डिज़ाइन है वो अप्रूव फॉर्म में हमारा फर्दर रिलीज के लिए जा सके। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन की बात है उसमें एस्केलेशन रूल की बात है कि अगर जो डिज़ाइन आउटपुट आया वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से नहीं करता है, मैच नहीं करता है, उस केस में एस्केलेशन रूल्स क्या होंगे, वहाँ पे हमारा एक्शन प्लान क्या होगा चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, और जो हमारी नीड है, ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये एस्केलेशन प्लान के बारे में भी हमें डिफाइन करना है अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, जो हम शुरू से कंटिन्यू कर रहे हैं 8.3 क्लॉज में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही जो प्रिजर्वेशन है प्रोडक्ट का, सर्विसेज है का में से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको भी इंश्योर करना है जब भी हम आउटपुट की बात करें, उसको फर्दर अप्रूव करने की बात करें, अप्रूवल को ऑथराइज करने की बात करें, नेक्स्ट फेज पे जाने की बात करें। तो ये जो प्रिजर्वेशन है इससे रिलेटेड भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एज अ आउटपुट ऑफ डिज़ाइन, जो कि हम फर्दर यूज़ कर सके जो हमारे प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन है के लिए। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देता है एग्जाम नोट में स्टैंडर्ड की जो आउटपुट है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स हो सकती हैं एज आउटपुट, मटेरियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्शन फ्लो चार्ट हो सकते हैं, लेआउट्स हो सकते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान हो सकते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं प्रोडक्शन के, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अप्रूवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, रिजल्ट्स ऑफ एरर प्रिवेंटिंग एक्टिविटीज हो सकते हैं एफएमईए के, मेथड ऑफ रैपिड डिटेक्शन और फीडबैक फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटीज हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में नॉर्मली एज एग्जांपल ले सकते हैं जब हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन और एक सर्विसेज डिज़ाइन की बात करते हैं और आउटपुट को देखते हैं, तो इन चीज़ों से रिलेटेड हमारे आउटपुट हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हमें मिल सकते हैं एज आउटकम। ठीक है, ये चीज़ें थी जो हमें जब हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट आउटपुट की बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन है ISO 22163 के अंदर जो हमें बताई गई हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड हमें प्रोसेस में चीज़ें डेवलप करनी है, गाइडलाइन देनी है, और जो इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वो हमें डेवलप करने हैं और डॉक्यूमेंट करने हैं। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट क्लॉज बचता है 8.3 के अंदर वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंज की बात है। ये 8.3.6 क्लॉज है, इसमें एज इट इज़ आपको ISO 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करना है। इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट ISO 22163 के अंदर नहीं दी गई हैं। तो जो मैंने ISO 9001 की ट्रेनिंग में चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे अप्लाई करनी है सेम, कोई भी यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे अपना 8.8 क्लॉज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 8.4 की तरफ। नेक्स्ट क्लॉज है 8.4, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर जनरल है पहला सब क्लॉज के अंदर ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है। फिर सब क्लॉज है जनरल के अंदर सप्लीमेंटल, इसके अंदर पहला सब क्लॉज मान लीजिए आप हेडिंग कह लीजिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बात है, उसमें कीवर्ड में लिए हैं टाइप, एक्सटेंट, डिफाइंड क्राइटेरिया, ईपी, पीपीएस प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन, अप्रूवल ऑफ
ऑफर सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन। फिर सब हेडिंग ली है मैंने रिलीज, अप्रूवल, वेरिफिकेशन। सेकंड सब हेडिंग ली है मैंने परफॉर्मेंस, इसके अंदर है रीवैल्यूएशन, रैंकिंग। थर्ड सब हेडिंग ली है मैनेज रिस्क, फीडबैक एंड रिकॉर्ड। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो जब भी हम बात करते हैं बिजनेस रिस्पेक्ट में, जब हमारे बिजनेस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जब हम पर्टिकुलरली रेलवे सेक्टर की बात करते हैं, तो ये जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, इस पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा होता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमें यूज़ करनी पड़ती हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा। तो उनको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट उतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो क्योंकि हमारा जो एंड गोल है क्वालिटी और सेफ्टी का, उसको फुलफिल करने के लिए अ, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, विजन के रिस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। 8.4 क्लॉज जो हमारा है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, इसके अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है 8.4.1 के अंदर जनरल, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ 9001 की है। जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है, जो मेरी ट्रेनिंग में आपको बताया है मैंने, एज इट इज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब इसके आगे हम 8.4.1.1 क्लॉज है जनरल में, जो कि सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है ISO 22163 की। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए बात कहता है कि आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए ESSS की रिस्पेक्ट में। ESSS यही है जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं के लिए, कि उनको कैसे आप गवर्न करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आपके सिस्टम पे, आपके बिजनेस पे, आपके ऑब्जेक्टिव पे अप्लाई करती हैं चीज़ों के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे बात टाइप और एक्सटेंड की है, कि हमें किस टाइप का चीज़, प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल प्रोवाइडर के को देने की हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। और सेकंड बात है, जब हम अपने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जो हमें आउटसोर्स करनी है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देनी है, तो हमारी दूसरी बात आती है एक्सटेंड की, कि उसका कितना पोर्शन, उसका कितना वॉल्यूम, उसका क्या स्कोप, कि हमें अपने वेंडर के ऊपर, एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर हमें देना है, कितना परसेंट हम कर सकते हैं। आप 100% कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आउटसोर्स करने वाले हैं, या फिर अ, कुछ परसेंट पर्टिकुलर, कुछ परसेंटेज है, 50% है, 60% है, उसको आप आउटसोर्स करने वाले हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देने वाले हैं, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, जो आपके सिंगल प्रोडक्ट को, सिंगल सर्विसेज को, सिंगल प्रोसेस को, वो नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आपके नीड को, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं एक सिंगल समय पे, एक सिंगल टाइम पे। तो इन सारे सिनेरियो पे हमें टाइप को आइडेंटिफाई करना है, एक्सटेंड को करना आइडेंटिफाई करना है, क्या उसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है टाइप और एक्सटेंड के मैनर में। सेकंड जो आ रही है बात, उसमें हमारी डिफाइंड क्राइटेरिया की बात है टाइप और एक्सटेंड के बाद, कि हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ये पर्टिकुलरली जो चीज़ें हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देने जा रहे हैं, उसमें हमें रिस्क असेसमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, और डिफाइंड क्राइटेरिया इवेलुएट करने हैं रिस्क मैनेजमेंट के। उसके बेसिस पे ही जो काम है, जो प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में,
वो हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देना है। तो यहाँ पे डिफाइंड क्राइटेरिया की बात है। डिफाइंड क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जब हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। इसके लिए आप मेरा ISO 31000 का ट्रेनिंग अटेंड करिए प्लीज़, क्योंकि वहीं से आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, जब हम रिस्क असेसमेंट की बात कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप रेलवे के रिस्पेक्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। तो आपको एक इन डेप्थ मैनर में, एक डिटेल मैनर में, एक कंप्लीट मैनर में, एक फंडामेंटल मैनर में रिस्क मैनेजमेंट की पूरी जानकारी होगी। क्या चीज़ें में हमें टेक केयर करनी रहती हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पैरेलली प्ले करता है रोल, के साथ साथ चलता है, उसके फाउंडेशन के साथ वो इस्टेब्लिश होता है। तब जाके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके रिस्पेक्ट में उसके पैरेलल हमें मिलते हैं। तो हमें टाइप एंड एक्सटेंट के बाद डिफाइंड क्राइटेरिया करने हैं रिस्क असेसमेंट के रिस्पेक्ट में। जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर हम हायर कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। और मैंने प्रोसेस की बात बताई कि आपके पास ESSS का एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि आप गवर्न कर सको, कंट्रोल कर सको जो ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उनके वर्क को। और ये जो प्रोसेस है उसको आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है। और इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की मैंने डेफिनेशन पार्ट 2 में समझाया था कि इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने का मतलब क्या होता है एक प्रोसेस को। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है अपने ESSS के जो प्रोसेस आप बनाओगे उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए कहता है। अम, इस पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर जो ESSS की है, तो पहली उसमें जो चीज़ हमें इंक्लूड करनी है वो है क्लासिफिकेशन। वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर का क्लासिफिकेशन बेसिकली, क्लासिफिकेशन से हम ये समझते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर का, या फिर हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हम इंटरेस्टेड पार्टी की तरह, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा जैसे कि डिफिनीशन इनिशियल 9000 के अंदर है। तो आज अब इंटरेस्टेड पार्टी की आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो जो उस एक्सटर्नल पार्टीज की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करते हो आप। ठीक है। तो जो अपना प्रोसेस होगा आपका ESSS का, उसमें पहली चीज़ें आपको क्लासिफिकेशन देनी है कि किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्लासिफिकेशन का। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। आप क्लास 1 एक बेसिक रख सकते हो, क्लास 2 आप थोड़ा सा उससे मेच्योर लेवल का एक्सटर्नल प्रोवाइडर रख सकते हो, क्लास 3 उससे एडवांस लेवल का आप एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर रख सकते हो बेस्ड ओवर डिफरेंट प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेस। ये क्लासिफिकेशन को के रिस्पेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस के अंदर देनी है अपने ESSS के प्रोसेस के अंदर। सेकंड जो बात है जो हमें इंक्लूड करनी है ESSS प्रोसेस के अंदर, ESSS के अंदर, अगर यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो ध्यान रखिएगा। ESSS है जो कि मैंने बताया एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। क्लासिफिकेशन की पहली रिक्वायरमेंट है, क्लासिफिकेशन का जो मैट्रिक्स है वो आपको देना है। सेकंड जो बात है वो है कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर होगा उसका इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप, इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको देनी है। थर्ड जो बात है अप्रूवल की, इवैल्यूएशन करने के बाद अप्रूवल कैसे करोगे। इवैल्यूएशन की जो चीज़ें आप इवैल्यूएशन के थ्रू जो डेटा निकल के आएगा, जो रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे, जो भी फैक्ट्स निकल के आएगा, उसका फर्दर कैसे यूज़ करोगे अप्रूवल के लिए। अप्रूवल किसके द्वारा होगा, कौन ऑथराइज्ड होगा उसका। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें डालनी है अपने ESSS प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो ऑफर सिलेक्शन की है कि जो ऑफर हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा मिलेगा प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जो हम आउटसोर्स करने वाले हैं अपने
बिजनेस के अंदर उसके रिस्पेक्ट में जो ऑफर वो दे रहा है एक्सटर्नल प्रोवाइडर, उसके ऑफर सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या क्राइटेरिया होगी, क्या चीज़ें हमें हमारे लिए इसेंशियल है, क्या चीज़ें हमें कंपेयर करनी है डिफरेंट ऑफर्स में, इन सब चीज़ों से रिस्पेक्ट में हमें रिक्वायरमेंट्स को अपने जो EPPS प्रोसेस है उसके अंदर डालनी है। और जो नेक्स्ट बात आती है इंफॉर्मेशन की, कि हमें जब हम एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर को एक चीज़ आउटसोर्स करने के लिए जाएंगे प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल प्रोवाइडर को इसेंशियल होगी जो हमें देनी है, और एज अ फंडामेंटल, एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें शेयर करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, ये चीज़ें भी हमें EPPS प्रोसेस के अंदर देनी है। नेक्स्ट जो बात आती है अप्रूवल और रिलीज की, कि इसके अंदर जब हम कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम जहाँ पे एक्सटर्नल प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हम उस प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विसेज से रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हमने आउटसोर्स की थी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है, उसके उस कंडीशन में क्या अप्रूवल की कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या चीज क्या डिटेल्स होंगे, वो भी हमें EPPS प्रोसेस के अंदर डालनी है। नेक्स्ट जो बात आती है वेरिफिकेशन आफ्टर रिलीज की टर्म है, ये रिलीज हो चुका है मतलब कहीं ना कहीं आपने आपका जो वेंडर है, आपका जो एक्सटर्नल सप्लायर है, ट्रस्टेड पार्टी है एक्सटर्नल, उसने आपको सप्लाई कर दिया है प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विसेज, और आपको उसके बाद वेरिफिकेशन करना है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या कंट्रोल प्लान्स होंगे, वो भी चीज़ें आपको अपने EPPS प्रोसेस के अंदर डालनी है, उसकी गाइडलाइन, उसके कंट्रोल प्लान्स। नेक्स्ट जो बात आती है रीवैल्यूएशन और रैंकिंग की, तो रीवैल्यूएशन हम करते हैं जब हमने परफॉर्मेंस एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर की फॉर टाइम ड्यूरेशन हमने देख ली होती है, विटनेस कर लिया होता है, हमारे पास डेटा होता है उसका एक मॉनिटरिंग के थ्रू और डिफरेंट असेसमेंट्स के थ्रू और डिफरेंट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के थ्रू रिकॉर्ड्स के थ्रू, उसके बेसिस पे हम रीवैल्यूएशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर का और रैंक देते हैं। तो ये चीज़ों के रिस्पेक्ट में भी हमें गाइडलाइन देनी है जो हम प्रोसेस स्टेब्लिश करेंगी EPPS की। ठीक है, अभी हम एडिशनली ये जो हम बातें कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, इवैल्यूएशन की, अप्रूवल की, ऑफर सिलेक्शन की, इंफॉर्मेशन की, अप्रूवल और रिलीज की, वेरिफिकेशन और आफ्टर रिलीज की, और रीवैल्यूएशन एंड रैंकिंग की, ये हम आने वाले नेक्स्ट क्लॉजेस में इसको डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर सब क्लॉजेस हैं, इनमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे कि हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए थे, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने बताए ये फ्रेमवर्क हैं कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल प्रोवाइडर के, जब हमें प्रोसेस और प्रोडक्ट या सर्विसेज हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से देते हैं। तो रीवैल्यूएशन और रैंकिंग हो गया हमें हमारा, इसके एडिशनली कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें कहता है एडिशन में, जो रिस्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि कोई भी रिस्क हमारा हम आइडेंटिफाई करते हैं EPPS के रिस्पेक्ट में थ्रू आउट द सप्लाई चेन, तो उस रिस्क को हमें कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ जो हमने आइडेंटिफाई किया है, और उसके उस रिस्क के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल प्रोवाइडर से हमें फीडबैक लेना है कि उस रिस्क को कैसे फर्दर हम डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि उसको मिटिगेट किया जा सके, सप्रेस किया जा सके या फिर एलिमिनेट किया जा सके। तो ये फीडबैक लेना है थ्रू कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल प्रोवाइडर।
जब भी हमें कोई रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू आउट द सप्लाई चेन। नेक्स्ट जो इसके अंदर ही है इन एडिशन बात आती है, वो है कि हमें जो ISO 9001 2015 में जो रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर 8.4.1 के अंदर जो रिकॉर्ड्स की बात करता है, वो स्टैंडर्ड जो मैंने ट्रेनिंग में बताया है। एडिशनली जो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस किए, जो हमने फ्रेमवर्क की बात करी कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे उसे हमें एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करके अपने सिस्टम में मेंटेन करना है। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट थी जो सप्लीमेंटल थी ISO 22163 के अंदर दी गई हैं, जो मैंने बताई। आप यहाँ तक अभी समझ गए होंगे कि आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने एक्सटर्नल प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट को समझ लिया सप्लीमेंटल क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर चलते हैं। सप्लीमेंटल के अंदर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। तो ये फ्रेमवर्क का पहला चीज है। इसके अंदर मैंने पहली हेडिंग ली है क्राइटेरिया, इसके अंदर है नीड्स, एक्सपीरियंसेस, मार्केट इंफॉर्मेशन, बेंचमार्क्स, ऑपरेशनल मेच्योरिटी। सेकंड हेडिंग ली है मैंने कंट्रोल डैश एबिलिटी, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ली है आउटपुट। इसके अंदर है की एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स रेगुलर रिव्यूज। तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को जो क्लासिफिकेशन की है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे है जो हमने क्लासिफिकेशन को समझा इससे पिछली क्लास में जस्ट, क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल प्रोवाइडर का किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है। अब उसको हम डिटेल मैनर में समझते हैं। यहाँ पे ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कंट्रोल करने के ही बात कर रहे हैं, उसी का सब क्लॉज है ये। जो EPPS की बात कर रहे थे हम प्रोसेस की, उसी के अंदर हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करने की जब बात होती है तो सबसे ज़रूरी है कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने क्लॉज 4 में डिस्कस किया था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिस्पेक्ट में हमें चीज़ें देखनी है, उसके रिस्पेक्ट में ही हमें कंट्रोल को देखना है जब भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर के कंट्रोल की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफाइंड क्राइटेरिया होनी चाहिए जो कि हमें डिटरमाइन करनी है टाइप एंड एक्सटेंट को लेके कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। और इसमें हमें हेल्प मिलेगी जब हम क्लॉज 4 का एक्सटेंट, जो कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फंडामेंटल लेके चलेंगे तो हमें क्लियर एक वे दिखेगा, पाथ दिखेगा। जो क्राइटेरिया डिफाइन करना है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, टाइप और एक्सटेंट कंट्रोल का क्या होना चाहिए, ये चीज़ें वहाँ से हमारी निकल के आएंगी। और इसके साथ ही जो हमारे पास डिफाइंड क्राइटेरिया होंगे, तब हम वहाँ से जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम जो हमारा क्राइटेरिया है, हम जब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में हम इवेलुएट कर चुके होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से चीज़ें रिलेट करती हैं, जो बिजनेस कॉन्टेक्ट है उससे हमारा क्राइटेरिया डिफाइन होंगी एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में तो कंट्रोल करने की, और उसके द्वारा हम फर्दर कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। नेक्स्ट जो इस क्लॉज में बात होती है वो है एबिलिटी की। जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में उसकी एबिलिटी, जो भी हमारे यहाँ प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है आउटसोर्स करने की। इसके साथ ही जो ये क्राइटेरिया है ये रेगुलर रिव्यू में होने चाहिए, क्योंकि डायनेमिक बिजनेस नीड्स हैं, मार्केट है, टेक्नोलॉजीज हैं।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें रिस्क असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रेगुलरली क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो एबिलिटी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहें, जिससे कि हमारा फर्दर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम कंफर्म कर सके, एक वहाँ पे हम सेटिस्फाइड हो सके, जस्टिफाई कर सके और एक कॉन्फिडेंस बिजनेस ऑपरेशन के लिए बिल्ड हो सके। इसके साथ ही कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन देता है, जिसमें पहली है स्ट्रेटेजिक नीड्स की बात है कि जो बिजनेस की स्ट्रेटेजिक नीड है, मतलब वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे हो सकती है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हो सकती है, फ्यूचर एस्पेक्ट के ऊपर हो सकती है, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर हो सकती है। इस तरह की जो भी स्ट्रेटेजिक नीड है आपके कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड करनी है। सेकंड जो बात आती है, जो रिकमेंडेशन फॉर्म में है स्टैंडर्ड में, वो है जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसके साथ के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हमें इंक्लूड करना है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में। ठीक है। थर्ड जो बात आती है मार्केट इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, मार्केट इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिल सकती हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के बारे में। उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है और उसको एज अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हमें ऐड करना है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बेंचमार्क की बात है। जब हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर को एक साथ बेस्ड ओवर डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो उस बेंचमार्किंग को भी हमें यूटिलाइज करना है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर और इंक्लूड करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, उसमें ऑपरेशनल मैच्योरिटी की बात होती है कि मैच्योरिटी हमारी बेसिकली निकल के आती है एक्सटर्नल प्रोवाइडर की जो एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन है, बेंचमार्क है, उन्हीं से हमारी ऑपरेशनल मैच्योरिटी निकल के आती है एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, और उसको भी हमें यूटिलाइज करना है जब हम क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को डेवलप करें एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर्म में बताता है जब भी हम क्लासीफाई करें एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को, उनको डिफरेंट क्लॉजेज में हम डिवाइड करें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो एक प्रोग्रेसिव लेवल में तो हमें हेल्प मिलती है चीज़ों को ज़्यादा बेटर करने में जब भी हम किसी चीज़ को आउटसोर्स करने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा क्लॉज था जो यहाँ पे ख़त्म होता है सब क्लॉज, जो कि 8.4.1.1.2 था। अब नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं 8.4.1.1.3 के अंदर। तो यहाँ पे बात है इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर की। ठीक है, ये भी सप्लीमेंटल क्लॉज के अंदर है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, क्वालिफिकेशंस। के अंदर सब हेडिंग ली है मैंने स्ट्रेटजी, डिटरमाइन, मॉनिटर, फिर मैंने कीवर्ड लिया है रिक्वायरमेंट्स मीटिंग, यूएमएस, फिर नेक्स्ट हेडिंग ली है टारगेटेड ईपी आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर है प्रोडक्ट स्कोप्स, स्ट्रेटजिक रिलेवेंस, एनुअल स्पेंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी, डिज़ाइन एक्टिविटीज़, टर्नओवर, डिलीवरी और क्वालिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि जो सप्लायर है उसका इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अ, अब हमें हो सकते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में अलग अलग हमारे पास जो हमने क्लासिफिकेशन किया है नंबर ऑफ वेंडर्स हैं जो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी हैं, सप्लायर्स हैं, वो नंबर ऑफ हो, उनमें हमें इवेलुएट करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को बेस्ड आवर बिजनेस स्ट्रेटजी। उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
इसके अंदर स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन की बातें बताता है कि हमें इवैल्यूएशन किस किस चीज़ों को करना है जब भी हम एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो इवैल्यूएशन की क्राइटेरिया क्या होगी, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, क्लासिफिकेशन में जो हमने डिफरेंट चीज़ें अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की, उसके एडिशनली हमें इवैल्यूएट कैसे करना है जो हमारा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, रिस्क के रिस्पेक्ट में और क्वालिटी के रिस्पेक्ट में और सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ के लिए हमें गाइड करता है स्टैंडर्ड। तो पहली चीज़ है कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसके पीपल, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को हमें इवेलुएट करना है। पीपल की जब हम बात करते हैं तो एक्सपर्टाइज की बात आती है, कंपिटेंस की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। सेकंड, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फैसिलिटी की बात आती है, रिसोर्सेज की बात आती है, इक्विपमेंट्स की बात आती है, टूल्स की बात आती है और फिजिबिलिटी की उनकी बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की बात आती है। और थर्ड है इसमें प्रोसेसेस जिसको हमें इवेलुएट करना है, टारगेट करना है जब भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर का इवेल्युएशन करें। प्रोसेसेस के अंदर है जो वो प्रोसेस फॉलो करेगा, जो भी हम प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर आउटसोर्स कर रहे हैं, उस प्रोसेसेस के लेके उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके क्रेडेंशियल, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें इवेलुएट करनी है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें इवेलुएट करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल प्रोवाइडर की। सेकंड जो बात आती है उसमें क्वालिफिकेशन की बात आती है, जो कि हमें सर्टिफिकेशन से रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशंस देखने हैं, क्रॉस वेरीफाई करना है। तो उसमें क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें उसके यहाँ ISO 22163 का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंटीग्रेशन है, उसको हमें वेरीफाई करना है। या फिर कॉमा में या फिर सेकंड ऑप्शन देता है 9001 में, 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके यहाँ अप्लाई हो, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है थ्रू ऑडिट। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन हम चेक कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की, वो ISO 22163 को भी हमें कवर करना है और 9001 को भी कवर करना है थ्रू ऑडिट ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड हम इम्पोज करता है हम जब हम टारगेट करेंगे इवेल्युएशन के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर। नेक्स्ट जो बात आती है, इसमें स्टैंडर्ड कहता है कि डिटरमाइन करने के लिए, मॉनिटर करने की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम जो इवेल्युएशन है उसको टारगेट कर सकें। मॉनिटर करने की बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत रिस्क, उसमें हाईली रिस्क एसोसिएटेड है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इंटरनल एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं उसके रिस्पेक्ट में बिजनेस हमारा, जो हमने इनिशियल फोर्थ क्लास में डिस्कस किया था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इवेल्युएशन की, उसको अच्छे तरीके से हमें डिटरमाइन करनी है और साथ ही साथ जो उसकी मॉनिटरिंग होगी इवेल्युएशन की विद टाइम, मतलब एक रनिंग मैनर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ISO 22163 की जो रिक्वायरमेंट है वो जो आपका वेंडर है या एक्सटर्नल प्रोवाइडर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो फुलफिल करता हो इस चीज़ को अच्छे तरीके से। साथ ही साथ 9001 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसके ऊपर अप्लीकेबल है, तो उसको भी वो फुलफिल करता हो, इस चीज़ के रिस्पेक्ट में हमें मॉनिटरिंग एक प्रॉपर मैनर में रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है। एक बेटर सिस्टम तभी हो सकता है जब हम रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, जब एक वेंडर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ISO 22163 को अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया गया हो उसके द्वारा। 9000 में एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो जेनरिक हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री पे अप्लाई होती हैं। वहाँ से जो स्पेसिफिकेशन है, जो एक्सपर्टाइज है,
सिस्टम इंटीग्रेशन की, सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रेलवे के रिस्पेक्ट में, वो नहीं अचीव हो सकती है। इसलिए बेटर तभी होगा जब आप ISO 22163 का इस्टेब्लिशमेंट और इंटीग्रेशन अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर एग्जामिन करो, मॉनिटर करो, इवेलुएट करो, ठीक है, थ्रू ऑडिट्स। इसके लिए बात स्टैंडर्ड कहता है, अम, साथ नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पे, स्पेशली फोकस्ड एक वर्ड जो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर है, वो टारगेटेड वर्ड यूज करता है स्टैंडर्ड, कैसे टारगेट करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। तो ये जो हम अभी तक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हम बात कर रहे थे, पीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, 9001 की बात कर रहे थे, 22163 की बात कर रहे थे, उसको हमें इनलाइन करके एक कंबाइंड मैनर में जो प्रोडक्ट का स्कोप है, जो भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, वो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, या फिर कोई प्रोसेस है, उसको उसके स्कोप को इनलाइन करना है इन चीज़ों से, और हमें टारगेट करना है। सेकंड जो बात है, स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस हमें देखना है। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस का मीनिंग ये होता है कि कुछ वेंडर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, जब हम आउटसोर्स करने के लिए जाते हैं, उस कंडीशन में हमें कहीं न कहीं डेवलपमेंट को भी देखना होता है कि उनको हम डेवलप करते हैं एज़ अ एक्सटर्नल सप्लायर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिज़नेस नीड, एज़ अ स्ट्रेटेजिक नीड। इस चीज़ को भी हमें रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करना है जब हम इवैल्यूएशन के लिए जाएँ। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है टारगेटिंग में, जो हमने अभी तक डिफरेंट चीज़ें बात करी इवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, उसमें है एनुअल स्पेंड वॉल्यूम की बात है, कि जो अगर हमें एक टारगेट ले रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनर में, तो एनुअली जो हमारी नीड है एक प्रोजेक्ट को लेके बिजनेस के रिस्पेक्ट में, जो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो एनुअल जो एक्सपेंडिचर्स होगा, स्पेंड होगा, उसका जो वॉल्यूम है उसे हमें कंसीडर करना है जब हम इवैल्यूएशन के लिए जाएं। एनुअल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हमें काउंट करनी है। उनका रेवेन्यू है, उस चीज़ को भी हमें काउंट करना है, तब जाके हम एनुअल स्पेंड वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकेंगे, इवेल्युएट कर सकेंगे कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे में एज एक्सटर्नल प्रोवाइडर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो बात टारगेटिंग में रिस्पेक्ट में आती है, वो प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी की है, कि जो प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस या फिर सर्विसेज हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उसकी क्रिटिकलिटी कैसी है, मतलब वो कितना क्रिटिकल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, किस तरह के उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, सेफ्टी के पॉइंट से वो कितना कॉम्प्लेक्स है, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज़ों को हम मिला के प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी को टारगेट करेंगे जब हम रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इवेलुएट करेंगे क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है डिज़ाइन एक्टिविटी की टारगेट के अंदर, कि जब हम वेंडर को या फिर एक्सटर्नल प्रोवाइडर को टारगेट करें, तो उसका हमें डिज़ाइन एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में भी देखना है। डिज़ाइन एक्टिविटी एक तरह से इनोवेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिज़ाइन प्रोसेस है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लिमिटेड कंपनीज के अंदर डिज़ाइन की प्रोसेस होती है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अगर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी विद टाइम रिवाइज होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, डायनामिक इन्वायरमेंट है बिजनेस जिसमें हम रन कर रहे हैं, उस केस में ये इनोवेशन, ये डिज़ाइन होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और जैसे कि हम सेफ्टी, क्वालिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कंपिटेंस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिज़ाइन एक्टिविटी है,
हमें इवेलुएट करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर की और उसको टारगेट करना है। नेक्स्ट जो बात आती है टर्नओवर की जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसका टर्नओवर कितना है रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें हेल्प करता है जो एनुअल स्पेंड वॉल्यूम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो हमने डिस्कस किया उसको टारगेट करने के लिए, प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी है उसको टारगेट करने के लिए, और डिज़ाइन एक्टिविटी है उसको टारगेट करने के लिए। ये टर्नओवर जो है रेलवे सेक्टर के अंदर प्रोवाइडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हमें टारगेट करना है इवेल्युएशन के थ्रू। नेक्स्ट जो बात आती है डिलीवरी और क्वालिटी परफॉर्मेंस की है। तो डिलीवरी का जो हमने बात करी कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिलीवरेबल्स की बात करी थी, तो डिलीवरेबल्स को हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो डिलीवरेबल्स हैं, जब भी एक प्रोसेस और प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो डिलीवरेबल्स एसोसिएटेड होते हैं, जो भी एग्रीड हो या फिर जो इम्पोज करना हो आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर आपको, वो सारी चीज़ें और उसके रिस्पेक्ट में जो क्वालिटी है ओवरऑल उसके परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में भी हमें टारगेट करना है इवेल्युएशन के थ्रू। ठीक है, कि जो डिलीवरेबल्स हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट स्कोप के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें भी हमें एक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के थ्रू हमें टारगेट करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर। इन सब चीज़ों से मिलके हमारा इवेल्युएशन है जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में हमें एड्रेस करना है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ISO 22163 की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक क्लॉज कंप्लीट होता है जो कि हमारा इवेल्युएशन था एक्सटर्नल प्रोवाइडर का। नेक्स्ट बात आती है अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। ये भी जनरल के अंदर ही है, ध्यान रखिएगा, सब जनरल के अंदर, फिर सप्लीमेंटल है उसके अंदर ही है अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। अप्रूव इसके अंदर कीवर्ड्स बन लिए हैं अप्रूव क्राइटेरिया, अप्रूव वर्सेस रिजेक्ट, रजिस्टर, एक्सक्लूसिविटी। और इसके साथ ही मैं एक सेकंड सब क्लॉज यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि है एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑफर सिलेक्शन। इसके अंदर मैंने हेडिंग दी है एनालिसिस। इसके अंदर कीवर्ड्स हैं कन्फर्मिटी, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप विद LCC, क्लासिफिकेशन, बेंचमार्क, रिस्क एनालिसिस, ऑपरेशनल मैच्योरिटी, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। इन दोनों सब क्लॉसेस को हम साथ में डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे सब क्लॉसेस हैं ये। तो ये अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, ये 8.4.1.1.4 है स्टैंडर्ड का। इसके अंदर स्टैंडर्ड कहता है इस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इसके बेसिस पे हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को अप्रूव करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम अभी जो हमारा प्रोसेस था जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने अभी तक बात की कंट्रोल करने की, तो जो हम उसके रिस्पेक्ट में EPPS की प्रोसेस थी उसके अंदर इन चीज़ों को हमें लेना है। और जो भी चीज़ें हम सब क्लॉज वाइज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्लॉज में इस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम अप्रूव करेंगे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, जिसके लिए हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो बेस्ड ओवर इवेल्युएशन, बेस्ड ओवर क्लासिफिकेशन अप्रूव कर सके एक वेंडर को, एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर को रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ उसको अगर अप्रूवल करने की अथॉरिटी आप दे रहे हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, तो उसको अप्रूवल के साथ साथ रिजेक्ट करने की भी अथॉरिटी होनी चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करना है अपने जो EPPS की प्रोसेस है उसके अंदर अप्रूवल और रिजेक्शन को। साथ ही साथ हमें एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि एक रजिस्टर होना चाहिए इसके अंदर जो भी अप्रूव्ड एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उनकी डिटेल हो, जिसमें उनकी डिटेल के अंदर जो स्कोप है जो हमने अप्रूव किया उस एक्सटर्नल प्रोवाइडर का वो क्लियरली
मेंशन हो, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें डिटेल में होने चाहिए। साथ ही साथ जो हमने EPPS प्रोसेस स्टैब्लिश की है उसमें जो भी चीज़ें हमने मेंटेन की हैं, जो भी चीज़ हमने एज ए गाइडलाइन रखी हैं प्रोसेस के अंदर, वो चाहे इवेल्युएशन हो, क्लासिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन हो, वैलिडेशन हो, मॉनिटरिंग हो, इन सारी चीज़ों की डिटेल हमें एक्सक्लूसिवली शेयर करनी है जो भी हमारे अप्रूव्ड एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं उनके साथ, इसके साथ इसके साथ वो अवेयर हो सकते हैं। उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, वो इस्टेब्लिश हो जाती है, उनको नॉलेज रहती है कि हमें क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी है एज एक्सटर्नल प्रोवाइडर टू अ कंपनी, टू योर कंपनी, इन विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक्सक्लूसिवली जो अप्रूव्ड एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स होंगे उनके साथ ये चीज़ शेयर करनी है। EPPS की जो प्रोसेस के स्पेसिफिक कंटेंट होंगे कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर को के लिए, वो चीज़ें उन्हें हमें बतानी है। तो ये हमारा क्लॉज था, यहाँ तक हम इसमें डिस्कस की अप्रूवल की एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो है 8.4.1.1.5 क्लॉज, जो है हमने अभी डिस्कस किया एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑफर सिलेक्शन की। तो ऑफर सिलेक्शन के रिस्पेक्ट पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है एक ऑफर को सेलेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें एनालिसिस करनी है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ें जो है हमें कन्फर्मिटी को चेक करना है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जो भी रिक्वायरमेंट हमने रखी है, जो जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, वो रिक्वायरमेंट्स को हमें क्लॉज बाय क्लॉज कन्फर्मिटी उसकी चेक करनी कि वो फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके रिस्पेक्ट में उसने जो हमारा हमें ऑफर दिया है उसमें क्या डिटेल उसने दी है, उनके एज ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल बॉर्डर उसमें क्या चीज़ें मेंशन की हैं, उसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। सेकंड जो चीज़ें हैं वो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की, कि जो ओनरशिप हम अगर दे रहे हैं तो वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है, अ, अ, या फिर इवेलुएट की गई है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा। इस कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को हमें एनालिसिस को थ्रू एग्जामिन करना है, वेरीफाई करना है और इंश्योर करना है कि जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो हमारे बजट में हो, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए जो चीज़ें हैं उसको सेटिस्फाई करती हो, हमारे एक्सेप्टेंस लेवल में हो। ठीक है। और जो हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे तो उसमें हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी इवेलुएट करना है कि जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज जो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोवाइडर के साथ, उस वहाँ पे हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखना है कि क्या वैल्यू निकल के आती है जो हमें बजट दे रहा है एक्सटर्नल प्रोवाइडर उस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है क्वालिटी कॉस्ट और जो डिलीवरी परफॉर्मेंस की नीड है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर, वो हमें चेक करनी है एनालिसिस के थ्रू। प्रीवियस जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, या फिर हमने मार्केट नॉलेज की बात करी थी, वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उन्हें भी हमें अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना है जब हम ऑफर सिलेक्शन के लिए जाएं। तो इस चीज़ के अंदर जो क्वालिटी डिफिशियंसी कॉस्ट की बात आती है कि ड्यू टू सम क्वालिटी डिफिशियंसी हमारे क्या डेविएशंस आए थे, और जो क्वालिटी डिफिशियंसी कॉस्ट हमें देखने को मिली थी, जो भी कमियां इनकम्पिटेंसी या इसी तरह का लैब्स था क्वालिटी से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड या फिर डिलीवरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसकी वजह से क्या क्वालिटी डिफिशियंसी कॉस्ट देखने को मिली थी प्रीवियस हिस्ट्री में एज अ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, और और आर एंड
टू मार्केट रिसर्च। तो इस चीज़ को भी हमें एनालिसिस करनी है जब हम ऑफर सिलेक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है वो है क्लासिफिकेशन की। उसे हमें एनालिसिस करनी है, जो हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी प्रीवियस क्लास में, उसको हमें इन थॉरो मैनर उसको चेक कर लेना है क्लासिफिकेशन को, और ऑफर के रिस्पेक्ट में, और फर्दर हमें मूव करना है हम हमारे ऑफर सिलेक्शन के लिए। तो ये जो चीज़ें थी ऑफर सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में, ये मैंडेटरी हैं, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं जो हमें फुलफिल करनी है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो कुछ बात है, कुछ पॉइंट्स स्टैंडर्ड देता है, जो रिकमेंडेशन है सूट के फॉर्म में बताता है। तो इसके अंदर पहली चीज़ जो है, रिस्क एनालिसिस हमें करनी है, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए जब भी हम ऑफर सिलेक्शन के लिए जाएं। उसके बेसिस पे ही फर्दर हम मूव करें ऑफर सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए मैंने रिस्क एनालिसिस के लिए आपको ISO 31000 का बताया है कि उसकी ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो प्लीज़ देखिए। जब क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकलिटी जो है, सेफ्टी जो है, क्वालिटी जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के रिस्पेक्ट में, एज अ रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी नॉलेज बहुत इसेंशियल हो जाती है। नेक्स्ट जो बात आती है रिस्क एनालिसिस के बाद, वो है ऑपरेशनल मेच्योरिटी की, कि हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर की ऑपरेशनल मेच्योरिटी को कंसीडर करना है, एड्रेस करना है जब भी हम ऑफर सिलेक्शन के लिए जाएं। ऑपरेशनल मेच्योरिटी हमने डिस्कस की थी टर्म्स एंड डेफिनेशन में और डिफरेंट पॉइंट्स में स्टैंडर्ड के। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको एग्जामिन करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में, कि उसकी ऑपरेशनल मेच्योरिटी कैसी है, किस स्टेज में है वो। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है कि हमें जब भी हम परचेज ऑर्डर इशू करने के लिए जाएंगे, तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ें और भी करनी है। उसके अंदर हमें एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू की बात स्टैंडर्ड कहता है, जिससे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर फॉर्म में अंडरस्टैंड कर ली जाए वेंडर के द्वारा। उसके अंदर जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो की तरीके से उसके एज ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बिल्ड हो गई हों। इसी तरह का अनइक्विवोकल चीज का एब्सेंस ना हो, क्लियरली कोई भी कंफ्यूजन जो है वो अवेलेबल ना हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्रायर टू इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर एक हमें जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना है वेंडर के साथ, जिसमें उसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरीके से बता देनी है, जिससे वो चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाए और किसी तरह का उसके अंदर कंफ्यूजन ना हो रिक्वायरमेंट्स को लेके विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस और प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके लिए भी आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हायर कर रहे हैं अपने सिस्टम में। ये हमारा सब क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है अभी हमारा सप्लीमेंटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा टाइप है, एक्सटेंट है ऑफ कंट्रोल। ये हमारा नेक्स्ट सब क्लॉज है जनरल के अलावा। इसके अंदर है ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, सर्विसेज, अप्रूवल ऑफ रिलीज। इसके अंदर से हेडिंग ली है मैंने शैल, मेथड्स, वेरिफिकेशन डैश वैलिडेशन डैश अप्रूवल, FAI, चेंज कंट्रोल। फिर सेकेंड हेडिंग ली है शुड, इसके अंदर है प्री प्रोडक्शन रिव्यू, फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं जो चीज़ें हैं टाइप एंड एक्सटेंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। ये हमारा 8.4.2 क्लॉज है, और इसके अंदर जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो ISO 9001 2015 की है। तो वहाँ पे जो 8.4.2 में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जो मैंने ट्रेनिंग में बताई हैं, वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है अपने टाइप एंड एक्सटेंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज, अप्रूवल ऑफ रिलीज की बात है, क्योंकि
4.2.1 क्लॉज है। इसके अंदर हम बात करेंगे रिलीज के रिस्पेक्ट में अप्रूवल की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए अपने, और जो चीज़ें हमें इंश्योर करनी है, कंफर्म करनी है थ्रू रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी हम रिलीज की बात करेंगे और रिलीज से पहले अप्रूवल की बात करेंगे, टाइप और एक्सटेंड के रिस्पेक्ट में हमें देखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि जो रिलीज है उसका मतलब क्या होता है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिलीज का ये मतलब है जब आप एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर से कोई प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं, तो जो उसका फाइनल अप्रूवल होता है, जहाँ पे उसकी लायबिलिटी जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके उस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, उसके या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में खत्म हो जाती है आफ्टर अप्रूवल। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, और जो प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर प्रोसेस है उसकी जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाती है। इस फेज को रिलीज कहते हैं। इस फेज के पहले हमें हमें अप्रूवल करना है जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड बताता है यहाँ पे न्यू और मॉडिफाइड की बात स्टैंडर्ड कहता है कि उसके रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन ध्यान रखना है जो आपके एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग है प्रोसेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसको भी इस क्लॉज के थ्रू टेक केयर करना है जब भी हम अप्रूवल की बात करेंगे रिलीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है, अप्रूवल रिलीज के रिस्पेक्ट में होगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट एक मेथड होना चाहिए, मेथडोलॉजी होनी चाहिए, इसके बेसिस पे अप्रूवल को किया जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर। तो ये जो मेथड्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट हमने सेट की थी क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, उन्हीं से निकल के आता है। और इसको अभी हम आगे और डिटेल मैनर में समझेंगे, कैसे हम जो अप्रूवल है उसको टेक केयर करेंगे रिलीज के रिस्पेक्ट में उससे पहले। तो पहली चीज़ हमने समझ ली यहाँ पे कि एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो अप्रूवल होगा वो करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। और इस मेथड के अंदर हमें जो करनी है एक्टिविटीज़ मेथड के रिस्पेक्ट में, वो है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और अप्रूवल की एक्टिविटी टेक केयर करनी है, और उसके रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है फाई की, जो है फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में बात होती है। जो ये फाई है इसे हमें कंडक्ट करना है, और ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर के प्रमाइसेस में होगी या फिर इनकमिंग या आउटगोइंग इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो जैसी भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग फाई को टेक केयर करना है। जो फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन है उस चीज़ को, फाई को हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन में डिटेल मैनर में समझा था कि फाई क्या होता है। जो फर्स्ट आर्टिकल निकल के आ रहा है प्रोसेस के थ्रू, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में या फिर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो हमने एक्सटर्नल प्रोवाइडर को दिया है करने के लिए, उसे हमें इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है, क्योंकि हमारा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है जो हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं रिलीज अप्रूवल के रिस्पेक्ट में। तो इसे हमें मेंशन करना है, जो हमारी ऑन गोइंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं EPPS की, थ्रू आउट जो मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के प्रोसेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही जैसे हमने प्रायर की बात करी, प्रायर रिलीज की बात करी अप्रूवल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अगेन एम्फेसाइज करता है कि फर्स्ट यूज जो हो कस्टमर के साथ, उससे पहले हमें ये चीज़ें टेक केयर कर लेनी है। जो वैलिडेशन होगा एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का, उसका वैलिडेशन हमें कर लेना है, या फिर कोई
कोई हमारा एग्रीड टर्म है कस्टमर के साथ, कुछ स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को हमें वहाँ पे टेक केयर करना है, जो हमारा अप्रूवल है। और यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वैलिडेशन की, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है अप्रूवल ऑफ रिलीज की बात, स्टैंडर्ड इसमें कहता है कि अगर अ, हमारा चीज़ को मेंशन करना है, गाइडलाइन को देना है कि हम अप्रूवल अगर दे देते हैं रिलीज के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमारा जो स्टार्ट है सीरियल प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, वो हम वेंडर को, जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, उसको हम ये अथॉरिटी दे देते हैं कि हम जब भी रिलीज अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद वो सीरियल प्रोडक्शन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है इस चीज़ को। साथ ही साथ इसी तरह का अपडेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बेसलाइन की बात की थी, तो उसके रिस्पेक्ट में ये डेफिनीशन हमें मेंशन करनी है। जो हमारा रिलीज़ होगा उसके रिस्पेक्ट में, रिलीज़ नोट होगा उसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा अप्रूवल प्रोसेस आएगा। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन की बात करी थी, इसके बेसिस पे हमने टेस्टिंग की बात करी थी, वेरिफिकेशन वैलिडेशन की बात करी थी। तो चेंज कंट्रोल को कंसीडर करते करते जो हम इस क्लॉज में यहाँ पे बात की थी ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, 8th क्लॉज 8.1.4 में को टेक केयर करते हुए वहाँ पे रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस करी थी। अगर किसी तरह का अपडेट है कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन में और उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर अप्रूवल दे रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसके लिए भी हमें डेफिनीशन ऐड करनी है जब भी हम रिलीज़ अप्रूवल की बात करेंगे अपने EPPS प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ तक की जो रिक्वायरमेंट है वो इसेंशियल है, जो हमें रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फुलफिल करनी है। इसके बाद शुड में कुछ रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड देता है ISO 22163, जो कि हमें हमें रिकमेंडेशन है, जो हमें एक बेटर सिस्टम डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। इसमें पहली चीज़ है प्री प्रोडक्शन रिव्यू, कि हमने जब रिलीज तो कर दिया, अप्रूव कर दिया सीरियल प्रोडक्शन के लिए, उसके पहले उसके एक इंटरमीडिएट स्टेप की तरह हमें प्री प्रोडक्शन रिव्यू करना है। में जो भी कंट्रोल कंडीशंस थी, रेडीनेस थी, विजिबिलिटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, वो हम वेरीफाई करते हैं, रिव्यू करते हैं इसके अंदर, प्री प्रोडक्शन रिव्यू के अंदर। और हम और उसके बाद ही जो फर्स्ट आर्टिकल का प्रोडक्शन है वो होता है। तो ये एक तरह से एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जैसे मैंने बताया, इसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज एडिशन ओवर द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर अप्रूवल। नेक्स्ट जो बात आती है प्री प्रोडक्शन रिव्यू के, जो कि एक रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड के द्वारा, उसमें रिपोर्ट प्रोग्रेस की बात होती है। तो रिपोर्ट ये बेसिकली फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन है, जिसके अंदर हमारा डिफरेंट स्टेजेस की बात होती है। उसमें हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी हो सकती है। इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो शेयर करनी है, हाँ, आपकी कंपनी के साथ, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, और जिससे कि जो फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन है उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके हम, और रिव्यू कर सकें कि सही तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर, कैल और शुड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्विसेज वेरिफिकेशन आफ्टर रिलीज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आफ्टर रिलीज की बात है वेरिफिकेशन की। बिफोर यूज इसमें मैंने कीवर्ड लिया है एक्टिविटीज प्लानिंग विद प्रोविजन, ऑब्टेनिंग एविडेंस, रिलीज कंफर्मेशन, नॉन कंफर्मिंग मैनेजमेंट, टेस्ट रिपोर्ट, पर्टिकुलर्स यूज, रॉ मटेरियल्स,
इसके अंदर है पीरियोडिक वेरिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, 8.6 क्लॉज। फिर सब हेडिंग मैंने ली है एक्सटर्नल प्रोवाइडर, इसके अंदर है रिक्वायरमेंट्स, कंट्रोल्स, एविडेंस, रजिस्टर, चेंज, रिव्यू। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। ये पर्टिकुलर क्लॉज का नंबर जो है वो है 8.4.2.2। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया, रिलीज के बाद वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने आउटसोर्स की हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को दी हैं करने के लिए प्रोडक्ट प्रोसेसेस या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, के लिए हमें वेरिफिकेशन करना है रिलीज के बाद। जो रिलीज मैंने समझाया आपको प्रीवियस क्लॉज में, के बाद हमें वेरिफिकेशन की एक्टिविटी को टेक केयर करना है, अप्लाई करना है। और इससे रिलेटेड हमारा जो EPPPS प्रोसेस होगा उसके अंदर इस चीज़ के लिए गाइडलाइन मेंशन करनी है। जो भी रिक्वायरमेंट्स ISO 22163 की अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। के अंदर हमें जो पहली चीज़ हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में, प्री प्रोडक्शन रिव्यू की और फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को देखना है। जो हमने बात करी थी आफ्टर रिलीज के रिस्पेक्ट में, उसके कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पे बात होगी जो वेरिफिकेशन है रिलीज के बाद। और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस है, प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, उसका यूज़ नहीं करना है जब तक कि वेरिफिकेशन कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ना कर लिया गया हो। चीज़ का ध्यान रखना है। जब ये चीज़ें हो जाए, ये एक्टिविटी इस तरीके से हो जाए वेरिफिकेशन की, तभी जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका यूज़ करना है। और यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि कुछ कंसेशन के फॉर्म में कुछ नॉन कन्फर्मिटी है, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ कंसेशन हम दे सकते हैं एक ऑथराइज्ड मैनर में। और फर्दर जो सिस्टम इंटीग्रेशन है, फर्स्ट प्री प्रोडक्शन रिव्यू है, उसको आगे हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं, आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है। और जो वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं EPPS के रिस्पेक्ट में आफ्टर रिलीज, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है मैंडेटरीली, जो हमें ISO 22163 कहता है। उसमें पहली चीज़ है प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी की बात है। प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हमें समझनी है वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, टेस्ट प्लान्स हो सकते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, एक्सटेंट थे, उनका डिटर्मिनेशन हो सकता है थ्रू इंस्पेक्शन और टेस्ट प्लान, थ्रू रिव्यूज, थ्रू डिस्कशंस। साथ ही साथ जो इंस्पेक्शन है, टेस्ट है, रिव्यूज हैं और डिस्कशंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी हमें प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करनी है। सैंपल साइज क्या होगा जिसके ऊपर टेस्टिंग या फिर इंस्पेक्शन हमें टेक केयर करनी है। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड हमें यूज़ करना है, वो भी हमें प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में वेरिफिकेशन के अंदर मेंशन करनी है, उसकी गाइडलाइन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ या फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रोसेस है EPPS का कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, उसमें ही ये चीज़ें हमें रखनी है, ऐड करनी है, जो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात आती है प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी के बाद, वो है प्रोविजंस की बात करता है, जो कि सपोर्टिव फॉर्म में वर्क करती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें प्रोविजंस को देखना है। जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो हमने बात करी इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में, टेस्ट प्लान के रिस्पेक्ट में, रिव्यूज़ के मैनर में, डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हमें प्रोविज़न क्या क्या इस्टेब्लिश करने हैं वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पहला है इंस्ट्रक्शंस, चेकलिस्ट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेम्पलेट्स हो सकते हैं। तो ये प्रोविज़न को भी हमें बनाना है, ऐड करना है जब भी हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे आफ्टर अप्रूवल। तो हमारी प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी हो गई, प्रोविज़न हो गई। अब थर्ड बात आती है ऑब्टेनिंग एविडेंस की।
तो जो एविडेंस हमारे निकल के आएंगे वो इन्हीं इंस्पेक्शन से निकल के आएंगे, टेस्ट प्लान से निकल के आएंगे, क्वेश्चन आंसरिंग से निकल के आएंगे, डिस्कशन से निकल के आएंगे। तो हमारे पास एविडेंस होने चाहिए जो हमें ऑब्टेन करने हैं इन एक्टिविटीज से, जो कि रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमारी कंफर्मिटी को, एक्सटर्नल प्रोवाइडर की कंफर्मिटी को प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी हो सकता है, टेस्ट रिपोर्ट हो सकते हैं, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल शीट्स हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना है एज अ एविडेंस टू confirm the conformity with respect to the requirement imposed over the external provider. नेक्स्ट जो बात आती है कंफर्मेशन ऑफ रिलीज की, तो जो हमारा वेरिफिकेशन है, हमारा हम एक्टिविटी हमने कर ली, प्रोविजन हमने इस्टेब्लिश कर लिए थे, एक्टिविटी को करने के लिए हमने एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे बात है कि जो रिलीज का कंफर्मेशन है उस चीज़ को करना, कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसका वेरिफिकेशन हो गया है, और अब वो हम इस चीज़ के लिए कंफर्म करते हैं कि फर्दर वो जो फर्दर प्रोडक्शन है या सिस्टम इंटीग्रेशन है उसको आगे वो प्रोसेस कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें गाइडलाइन देनी है जो हम प्रोसेस डेवलप करेंगे EPPS के लिए वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में आफ्टर रिलीज। तो ये कंफर्मेशन ऑफ रिलीज की बात हमें करनी है। नेक्स्ट इसके साथ ही बात आती है मैनेजमेंट ऑफ नॉन कन्फर्मिटी की, जिसके अंदर कोई भी अगर हमारी नॉन कन्फर्मिटी हमको देखने को मिली है इंस्पेक्शंस के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू, प्रोसेस कंट्रोल शीट्स के थ्रू, तो उसको हमें कैसे डील करना है उसके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइन देनी है, और उस नॉन कन्फर्मिटी को कैसे क्लोज किया जाएगा उसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए एक गाइडलाइन के फॉर्म में। इसके एडिशनली स्टैंडर्ड जो है पीरियोडिकली रिव्यू करने के लिए बात करता है, वेरिफिकेशन की बात करता है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करना है हमें, अ, या फिर जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर यूज़ करेगा अपने प्रोसेसेस के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विसेज को देने के लिए, उसका पीरियोडिकली रिव्यू करना है, और उसमें हमें रिस्क असेसमेंट को इंक्लूड करना है जब भी हम पीरियोडिकली रिव्यू के लिए जाएंगे रॉ मटेरियल की कंपोजिशन या फिर जो भी उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और जो रॉ मटेरियल का वेरिफिकेशन है उसके लिए जो चीज़ें हमें यूटिलाइज करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं टेस्ट रिपोर्ट, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इन चीज़ों का यूटिलाइज करना है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में जब भी हम पीरियोडिकली वेरिफिकेशन उसका करें। जो अभी हम नेक्स्ट क्लॉजेस में इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है 8.6 के अंदर, उसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं बिफोर आफ्टर अप्रूवल आफ्टर रिलीज के रिस्पेक्ट में, तो इसका ध्यान रखिएगा जब हम अभी नेक्स्ट 8.6 क्लॉज पे जाएंगे तो उसको भी इससे रिलेट करके देखना है जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में। इसके बाद एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बात स्टैंडर्ड बताता है कि अगर जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी है जो पीरियोडिकली मैनर में हमें करनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे हमारा जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर की कंप्लीट प्रोसेस हम आउटसोर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं या फिर सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हायर करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन एक्टिविटी को टेक केयर करने के लिए। तो उस एक्सटर्नल प्रोवाइडर का जो डेलीगेशन होगा उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में वो हमें कंप्लीट वेलर में शेयर करनी है। क्या कंट्रोल होंगे उसको हमें डिफाइन करनी है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ कहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करना है ये चीज़ें भी हमें
एक्सटर्नल प्रोवाइडर को बतानी है और क्या-क्या एविडेंस हमें वेरिफिकेशन एक्टिविटी के हो जाने के बाद एक्सटर्नल प्रोवाइडर के डेलीगेशन के द्वारा तो हमें क्या एविडेंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी हमें चाहिए होंगी। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है इसका हमें एक डिटेल जो मैट्रिक्स है वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर के डेलीगेशन के साथ शेयर करनी है जब भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हायर करें वेरिफिकेशन एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा ये जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा, तो ये भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर है वो भी एक एक्सटर्नल पार्टी है, वो भी एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर, उसको एज अ एक्सटर्नल प्रोवाइडर हमें काउंट करना है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर क्लॉज की जो हम अभी तक हम डिस्कस किए हैं उसको उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में और साथ ही साथ ये एक एग्रीमेंट मैनर में होना चाहिए। जब भी आप जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी है उसको आउटसोर्स करते हो एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ तो आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स हम अभी हमने बात करी वो चीज़ें क्लियर वे में एक अनइक्विवोकल मैनर में क्लियरली आइडेंटिफाइड हो, ये आपको इंश्योर करना है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहता है। ठीक है, रजिस्टर का मतलब ये है वो रजिस्टर एक ऑथराइज रजिस्टर होगा, एक आपकी कंपनी के का कंट्रोल फॉर्म होना चाहिए उस रजिस्टर का जिसके अंदर जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर का डेलीगेशन है उसकी डिटेल हमें देनी है कि डेलीगेशन के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है, उनकी मैट्रिक्स हो सकती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के रिस्पेक्ट में, वो सारी उस रजिस्टर में हमें मेंटेन करनी है। तो एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स या फिर प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सकती है जिसको आप एज ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करते हो एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देते हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि रजिस्टर मेंटेन किया जाए जब भी आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर की डेलीगेशन को इन्वॉल्व करते हो एज ए एक्सटर्नल वेरिफिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, चीज़ का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अगर कोई डेलीगेशन में किसी तरह का चेंज आ रहा है तो वो थ्रू कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए उस एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी को टेक केयर करने जा रहा है और या फिर कर रहा है। और जो चेंज है डेलीगेशन के अंदर उसको आपको रिव्यू करना है, उसके बाद ही जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी है उसको वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर एक्सिक्यूट कर सकता है या फिर जो परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर जो चेंज की कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में। और एडिशनली यहाँ पे स्टैंडर्ड एक नोट देता है कि जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी है रिलीज के बाद वो इनकमिंग इंस्पेक्शन के फॉर्म में हो सकती है और क्वालिटी गेट के फॉर्म में हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा सब क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस रीवैल्यूएशन एंड रैंकिंग। इसके अंदर है पीरियोडिक रिव्यूज, ऑडिट क्राइटेरिया, control type extent, planned actions, performance feedback, regular joint reviews, audit criteria, control type extent, planned action, performance feedback, regular joint reviews, new vendor identification और action plan। ये लास्ट सब क्लॉज है हमारा जो हम टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे जो कि यहाँ पे आपको विजिबल है रेड कलर में के अंदर। तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोकस इस पर्टिकुलर क्लॉज का कि हम फर्दर मॉनिटरिंग में जाते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में और उसके जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते हैं, उससे हमारा
हम हेल्प लेते हैं री इवैल्यूएशन के लिए उस जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसका, और उसकी रैंकिंग देते हैं उस री इवैल्यूएशन के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है जो हमने क्लास का टाइटल डिस्कस किया। पहली चीज़ है कि जो री इवैल्यूएशन है ये पीरियोडिकली रिव्यू के थ्रू होना चाहिए, कि जो हमारी पीरियोडिकली रिव्यू हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के थ्रू, उसको हमें कंसीडर करना है कि डेटा को री इवैल्यूएशन में और फर्दर रैंकिंग के लिए। सेकंड जो बात आती है, एक चीज़ और जो मैंने अभी बात करी पीरियोडिकली रिव्यू की, कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे हमें पीरियोडिकली रिव्यू करना है उस जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसके वर्क को, उसके परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने समझा था कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक सब पार्ट है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें एक प्रोसेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाइज, डिफरेंट फंक्शन वाइज, डिफरेंट स्टेजेस वाइज हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के सब पार्ट की तरह। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंट्रीब्यूट करते हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली रिव्यू करने के लिए, उसको इस तरह से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट जो बात आती है, ऑडिट के क्राइटेरिया को डिफाइन करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में। तो जो हमने ऑडिट की क्राइटेरिया डिस्कस की थी प्रीवियस क्लॉजेस में, जब हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, जो कि बेसिकली क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में थी, प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी के रिस्पेक्ट में थी, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में थी, जो कि यूएमएस के रिस्पेक्ट में है 9001 और आईएसओ 22163 की। बिजनेस के बिजनेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में थी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में थी, रिस्क के रिस्पेक्ट में थी। उसके बेसिस पे हमें ऑडिट क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करना है, डिफाइन करना है, और उसके बेसिस पे रीवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट जो बात आती है, जो भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे और जो जो रिजल्ट्स बेस्ड होंगे टाइप और एक्सटेंट के रिस्पेक्ट में, उसको जो हमने कंट्रोल किया उसके रिस्पेक्ट में, जो कि डिफरेंट इंस्पेक्शंस टेस्ट से निकल के आएंगे, उस रिजल्ट को हमें कंसीडर करना है रीवैल्यूएशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। साथ ही साथ अगर किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी है या फिर किसी तरह का लैप्स है टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, मैच करने में, तो उस कंडीशन पे जो एक्शन प्लान हमने एक जॉइंट मैनर में डिस्कस किया था, लिया था, उसको करेक्ट करने के लिए, और वो एक्शंस कितने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हुए, इंटीग्रेट हुए, इम्प्लीमेंट हुए, वो भी हमारा एक पॉइंट होगा रीवैल्यूएशन और रैंकिंग के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है, जो फीडबैक है परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में ओवरऑल, वो हमें अ, देना है एज अ कंपनी टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, जिससे वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप हो, जो टाइम टू टाइम एक प्रोग्रेसिव मैनर में, कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बायर का एज एक्सटर्नल प्रोवाइडर, वो मेंटेन है और इस लेवल में है, मतलब कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग मैनर में है, डिक्रीजिंग मैनर में है। तो ये फीडबैक देना आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर को बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसे हमें फर्दर यूटिलाइज करना है उसके ऊपर, जो उसके करेक्टिव एक्शंस हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे हमें रीवैल्यूएशन और रैंकिंग के लिए कंसीडर करना है। नेक्स्ट बात इसके अंदर आती है जो कंसीडर करने की, वो है रेगुलर जॉइंट परफॉर्मेंस रिव्यू की। ये चीज़ें आपको करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब रेलवे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात है, जो आईएसओ 22163 कहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और एज अ बिजनेस, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए, क्रिटिकलिटी के लिए, रैंप के रिस्पेक्ट में। तो सारे जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो ये रेगुलर जॉइंट परफॉर्मेंस रिव्यू को करना है और इसको फर्दर कंसीडर करना है रीवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में, जिससे किसी तरह का भी
कंफ्यूजन ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, जो अवेयरनेस है चीज़ों को लेके, वो चाहे रिक्वायरमेंट्स हो, एक्सपेक्टेशन हो, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया हो, रोड मैप हो फर्दर, उसके लिए क्लियर रहें दोनों पार्टी के बीच में एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एंड एज अ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। साथ ही साथ रीवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में हमें कंसीडर करना है कि हम किसी नए तरह का एक्सटर्नल प्रोवाइडर को डेवलप करने के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारा रीवैल्यूएशन होगा उसको हमें स्ट्रेटेजिक बनाना है कि हमें फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको किसी नए एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम रीवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं। तो साथ ही साथ एडिशनल यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट, जो मैंने अभी पिछले पॉइंट से बात कवर की, एक्शंस प्लान की, वो नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में था या फिर इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है बेस्ड ओवर रेगुलर जॉइंट परफॉर्मेंस रिव्यू या फिर फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो एक्शन प्लान है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी एक की रोल प्ले करता है रीवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में, और इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है जब भी हम रीवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के लिए जाएं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर। तो ये चीज़ है इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर जो हमें अपने, जब हम कंट्रोल की बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिस्पेक्ट में, तो हमें ऐड करनी है पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर। जो हमने इनिशियली प्रोसेस की बात करी थी EPPS की, इसी के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक ये सब क्लॉज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, टाइप एंड एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल के बाद वो है इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, जो रेड कलर से है, के अंदर है ISO 9001 2015। ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, सब क्लॉज है जिसके अंदर मैंने कीवर्ड लिया है सप्लाई चेन कैस्केडिंग, चेंज ट्रेसिबिलिटी, स्पेशल प्रोसेस अप्रूवल, स्पेसिफिकेशन रिवीजन, deliverables, की मैनेजमेंट, डिलीवरी शेड्यूल, प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी, एक्सेस राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें पहले टाइटल को समझ लेना है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जो हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देनी है एक बेटर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, एक बेटर स्ट्रेटजी के मीन्स में, एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के मीन्स में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अंदर जो 8.4.3 क्लॉज है, ये 9001 की जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है इस पर्टिकुलर क्लॉज में 8.4.3 के अंदर, वो एज इट इज अप्लाई करनी है यहाँ पे के अंदर ISO 22163 के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। एडिशनली यहाँ पे 8.4.3.1 क्लॉज है जिसमें सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, उनकी बात स्टैंडर्ड बताता है। तो पहली चीज़ें हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे हमें कैस्केडेड फॉर्म में थ्रू आउट द सप्लाई चेन कैसे वो रोल प्ले करती है, उसका इफेक्ट कैसे आता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसके साथ शेयर करनी है, ठीक है, इससे वो चीज़ों के लिए अवेयर हो सके, इन्फॉर्म्ड हो सके और एक बेटर माइंडसेट के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने काम पे वो ध्यान दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जो है वो डाउन द स्ट्रीम सप्लाई चेन के अंदर इस तरीके से कम्युनिकेटेड हो, इन्फॉर्म वे में, अवेयर फॉर्म में। साथ ही साथ किसी तरह का चेंज अगर है रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में कस्टमर के थ्रू जो हमें मिलता है, तो उसकी हमें ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करनी है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में,
जो हमने 8.2 क्लॉज डिस्कस किया था, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वो चेंज को मेंटेन करना है। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो इफेक्ट आएगा प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो। जो भी उसके मैट्रिक्स है कंट्रोलिंग के, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट किए जाएँ। उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को करना है। ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। नेक्स्ट, साथ ही साथ स्पेशल प्रोसेस की बात होती है। अ, किसी तरह की स्पेशल प्रोसेस की नीड है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोसेसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जो जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दिए हैं करने के लिए, तो ये जो स्पेशल प्रोसेसेस होंगे उसके लिए भी अप्रूवल लेना है ऑर्गेनाइजेशन से आपकी कंपनी के द्वारा, तभी उसको फर्दर इंटीग्रेट और इस्टेब्लिश करना है उस स्पेशल प्रोसेस को। हमने स्पेशल प्रोसेस को समझा था प्रीवियस क्लॉज में कि स्पेशल प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर को नीड हो प्रोसेस की, जो भी उसके हमने वर्क आउटसोर्स किया है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर, तो वो अप्रूवल के फॉर्म में होनी चाहिए जब भी वो इंटीग्रेट करे स्पेशल प्रोसेस को। नेक्स्ट जो इसके अंदर बात आती है फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, कि जो कि कम्युनिकेट करने की है, किसी भी तरह का रिवीजन है स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, ड्राइंग के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें, या फिर रिक्वायरमेंट हो सकती है स्पेशल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई टेक्निकल डेटा हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जो कि हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट जो बात आती है वो है डिलीवरेबल्स की, कि जो भी हम प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज हम आउटसोर्स कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, तो उसके साथ क्या चीज़ें इंक्लूडिंग हैं डिलीवरेबल्स की। डिलीवरेबल्स हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन में डिस्कस किया था डिलीवरेबल्स की मीनिंग को। तो वो डिलीवरेबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो एसोसिएटेड हैं कोर प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ। और डिलीवरेबल्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसके शेड्यूल्स क्या होंगे डिलीवरेबल्स को देने के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स से कंपनी तक आने के लिए, ये शेड्यूल्स भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं और कम्युनिकेट करने हैं एज ए इंफॉर्मेशन विद एक्सटर्नल प्रोवाइडर। नेक्स्ट जो बात आती है किसी तरह का चेंज है या फिर नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट है, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें गाइडलाइंस जो हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं या फिर आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें इन्फॉर्म करना है अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ। नेक्स्ट जो बात है वो है डिलीवरी शेड्यूल की, EPPS के रिस्पेक्ट में, कि जो डिलीवरी शेड्यूल एक्सपेक्टेड है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो एज अ इंफॉर्मेशन मैनर हमें शेयर करनी है, रिकॉर्ड करनी है, जिससे कि हम कंफर्म कर सके हमने शेयर की हुई है और वो समझ गया इस इंफॉर्मेशन के लिए तो ये चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में है वो है प्रोडक्ट क्रिटिकलिटी की। तो प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी कैसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सही जानकारी जो अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर को देना है। कैसे जो सेफ्टी है प्रोडक्ट की, प्रोसेस की या फिर सर्विसेज की, वो इन्फ्लुएंस करेगी सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। उसके रिस्पेक्ट में जो क्रिटिकलिटी है वो हमें एज ए इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ।
नेक्स्ट जो बात आती है राइट ऑफ एक्सेस की, कि जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल पार्टी को हायर करती है, तो आपके पास राइट ऑफ एक्सेस है उसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जहाँ पे सर्विसेज है या फिर प्रोडक्ट जो बना रहा है या फिर जो प्रोसेस है जो आपने आउटसोर्स किया है, उसमें आपको राइट ऑफ एक्सेस आप लेते हो एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ एक ऑथराइज मैनर में। इसमें तो चीज़ों को आप विटनेस करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, वेरीफाई वैलिडेट करने के लिए आपको हेल्प करती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ कि हम राइट ऑफ एक्सेस हम इसमें मेंटेन करेंगे, जिसमें हम एज ऑर्गेनाइजेशन आपके कस्टमर हम आपके यहाँ एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड। साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे कस्टमर है एज ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपके यहाँ इस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं राइट ऑफ एक्सेस का। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी अ, उसके लिए भी राइट ऑफ एक्सेस अप्लीकेबल होगा, जिससे जो कन्फर्मिटी नीड है वो हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर सब क्लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भी 8.4 के अंदर, ये चीज़ें भी हमें हमारी जो EPPS की प्रोसेस है हमने इनिशियली बात की थी उसके अंदर ऐड करनी है ये सब क्लॉसेस को भी। ठीक है, कोई एडिशनल इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, गाइडलाइन नहीं बनेगी, उसके अंदर ही इस चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है, फ्रेमवर्क सेट करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी है जब भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बात करेंगे प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर नोट की बात स्टैंडर्ड कहता है नोट में कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कम्युनिकेट करनी है हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट की, और रिलेटिव हो सकती हैं, उसमें डिज़ाइन रिव्यू हो सकते हैं, टेस्ट सैंपल हो सकते हैं, डिज़ाइन अप्रूवल के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में रूटीन टेस्टिंग हो सकती है, इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सकती है, उसके रिस्पेक्ट में इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट हो सकता है, ऑडिटिंग हो सकती है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक हो सकती है, पैकेजिंग और लेबलिंग की डिटेल हो सकती है, कैस्केडिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को हमें इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, जिसके के थ्रू जो कन्फर्मिटी है जो ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ISO 22163 के रिस्पेक्ट में हम फुलफिल कर पाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, जो हमने डिस्कस करी 8.4.3 और 8.4.3.1 सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जो लास्ट सब क्लॉज है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर है रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, document request with respect to chain, update communication, up to date, supply chain information, early warning policy। ये लास्ट सब क्लॉज है इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर। इस क्लॉज का नंबर है 8.4.4। ये ISO 9001 में क्लॉज नहीं प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिकली यहाँ का क्लॉज है ISO 22163 के अंदर। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है जो ओवरऑल सप्लाई चेन की बात करता है रेलवे के रिस्पेक्ट में, उसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी यहाँ पे बात करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहली चीज़ जो यहाँ पे है रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट की बात है। जब भी हम कोई परचेज ऑर्डर इशू करें एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, तो उस केस में हमें एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट करनी है। हमारे पास फॉर्मल मैनर में एक एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, जो भी परचेज ऑर्डर हमने भेजा था उसका जो एक्सेप्टेंस है वो हमें मिल गया एक फॉर्मल मैनर में, और इसको एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करके अपने सिस्टम में रखनी है। साथ ही साथ इसी तरह का हमने चेंज का रिक्वेस्ट भेजा है,
तो उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है जो हमने कम्युनिकेशन किया था चेंज के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ। तो वो बेसिकली हमें एज एविडेंस मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस करी एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में, वो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, वैलिडेशन से रिलेटेड हो, रिव्यू से रिलेटेड हो, री इवेल्युएशन से रिलेटेड हो, मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड हो, डिलीवरेबल से रिलेटेड हो, एवरी शेड्यूल से रिलेटेड हो, रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, वो किसी तरह का भी अगर चेंज आ रहा है तो हमें उसे एज ए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड के फॉर्म में। जब भी हम कम्युनिकेट करें कि क्या चेंजेस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में आई है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और उनका एक्नॉलेजमेंट उसके रिस्पेक्ट में भी हमें लेना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के थ्रू। चीज़ को कंफर्म करना है और इस चीज़ को अपडेट करना है जिससे हम फोरकास्ट कर सकें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बिजनेस के उसको। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड अप टू डेट की बात करता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करना है। जब भी हम ये चेंज की बात करेंगे और उसके इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी शेयर होगी उसके लिए एक हमें सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करना चाहिए जो एक रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड के थ्रू, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो मैनेजमेंट है और उसका जो मेंटेन करना है हमें, वो अप टू डेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इस्टेब्लिश हो सके। और नेक्स्ट जो इसके अंदर बात करता है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड, वो है अर्ली वार्निंग पॉलिसी का, कि जब भी हमें कोई डेविएशन देखने को मिलता है जो हमने एक प्री मैनर में आइडेंटिफाई कर लिया है, एक प्रोएक्टिव मैनर में आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक अर्निंग वॉर्निंग पॉलिसी रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड की इस्टेब्लिश करें आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ। जब भी कोई डेविएशन हमें किसी भी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है वो देखता है या फिर एज अ कंपनी आप देखते हो, तो उसके थ्रू अर्ली वार्निंग पॉलिसी के रिस्पेक्ट में आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करो एज अ इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो भी डिले प्रोविजंस हैं वो फोरसीन कर सके किया जा सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट था जो इसमें स्पेसिफिक हमने बात करी रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट की परचेज ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। फिर हमने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की बात की चेंज के रिस्पेक्ट में। हम फिर हमने कम्युनिकेटेड अपडेशन की बात करी, फिर सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन की बात करी, फिर अप टू डेट रहने की बात करी, और लास्ट में हमने अर्ली वार्निंग पॉलिसी की बात करी। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। ये हमारा क्लॉज था 8.4 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमारा 8.5 क्लॉज है, तो उसको हम नेक्स्ट ट्रेनिंग पे डिस्कस करेंगे। ये 8.5 क्लॉज है, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की बात है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पॉइंट 4.5 होगा। तो ये वीडियो अराउंड 3 आवर्स का हो गया है, तो यहाँ पे पॉइंट 4 फोर्थ पॉइंट है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। और इसके साथ ही और आपको कोई रिक्वायरमेंट हो ट्रेनिंग की, एडवाइसिंग की, सर्टिफिकेशन की, तो रिव्यूज़ की, ऑडिटिंग की, तो आप हमें दिए हुए जो डिटेल्स हैं सर्विसेज की इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होप यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम माय ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में, और सीरीज के कंटिन्यूएशन में रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड डे।